हे सो हेलो एंड वेलकम बैक एवरीवन टू दिस अनदर ब्यूटीफुल वंडरफुल सा वीडियो। आज के वीडियो में हम लोग लास्ट क्लास देखने वाले हैं। आज एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ का बहुत ही ब्यूटीफुल क्लास होने वाला है। आज हम लोग टाइप्स ऑफ कंपनीज के बारे में बात करेंगे। टाइप्स ऑफ कंपनीज का मतलब क्या होता है? टाइप्स ऑफ कंपनीज का मतलब होता है कि कंपनीज भिन्न भिन्न प्रकार के हो सकते हैं। अब वो कौन से कंपनीज है, किस प्रकार से वो कंपनीज रन होते हैं और वो एक दूसरे से डिफरेंट कैसे है, वो हम लोग आज जानने वाले हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन ऑफ द कंपनीज की क्लासिफिकेशन किस प्रकार से होता है? क्लासिफिकेशन बेसिस। क्लासिफिकेशन तुम कर सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ इनकॉर्पोरेशन। इनकॉर्पोरेशन के माध्यम से तुम क्लासिफाई कर सकते हो कि ये थोड़ा अलग है, वो थोड़ा अलग है। फिर लाइबिलिटी, ठीक है। फिर है तुम्हारा प्यारा सा मेंबर्स। फिर कंपनी का साइज, ठीक है, कंपनी का जो होता है साइज। फिर तुम्हारा मोटिव एंड फाइनली कंपनी का कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। अब ये क्या है मैं तुमको समझा देता हूँ। इनकॉर्पोरेशन तो तुमको पता ही है। इनकॉर्पोरेशन जिस हिसाब से तुम करते हो, ठीक है, उस हिसाब से तुम्हारा कंपनी होता है। लाइबिलिटी जो है वो अनलिमिटेड लाइबिलिटी वाले कंपनीज भी होते हैं। समझ में आ रहा? अनलिमिटेड लाइबिलिटी, ठीक है। मेंबर्स, कितने मेंबर्स रहेंगे, कितना तुम चाहते हो, बहुत बड़ा हो, बहुत छोटा हो, ठीक है। मेंबर्स, कंपनी का साइज, तुम कैसे स्केल करना चाहते हो, ऑल ओवर इंटरनेशनल तुम काम करना चाहते हो, इंडिया में काम करना चाहते हो या फिर लोकली काम करना चाहते हो। फिर कंट्रोल के ऊपर डिपेंड करता है कि तुम कैसे कंट्रोल करना चाहते हो कंपनी को। कंट्रोल करना चाहते हो इन सेंस कि तुम कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में रखना चाहते हो या फिर पूरा कंट्रोल जो है मैनेजमेंट को देना चाहते हो, है ना। ये डिफरेंस होता है। फिर मोटिव, ऑब्वियसली कौन से मोटिव से तुमने खोला है ये कंपनी, स्केल करना है नहीं करना है, तुम्हारा मोटिव रहेगा। तो उस मोटिव के हिसाब से भी हम लोग क्लासिफाई कर सकते हैं कंपनीज को। तो जो मेन टाइप ऑफ कंपनी हम लोग बात कर सकते हैं वो है रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट। सबसे पहले हम लोग देखेंगे, क्या बताओ, रजिस्टर्ड अंडर द एक्ट, कि एक्ट के अंदर कितने कितने प्रकार के कंपनीज रजिस्टर हो सकते हैं। सबसे पहला है हमारा, सबसे जो ब्यूटीफुल टॉपिक है हमारा वो है प्राइवेट कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 68। फिर आता है पब्लिक कंपनी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 71। क्या कहता है? कहता है कि मींस अ कंपनी दैट इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी। समझ में आ रहा है? तो ये गवर्न करता है पब्लिक कंपनी को। लास्ट में यहाँ पे आता है 1%, हमारा 1% कंपनी, जो मैंने आपको अब तक छुपाया है कि हाँ 1% कंपनी क्या होता है सर, आपने नहीं बताया। अब अब आप लोग जानने वालों कि 1% कंपनी होता क्या है। समझे? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत ज्यादा बवाल। सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्राइवेट कंपनी के बारे में। प्राइवेट कंपनी के बारे में मतलब, प्राइवेट कंपनी होता है ये कि देखो, प्राइवेट कंपनी का बेसिक डेफिनेशन मैं तुमको समझाता हूं। प्राइवेट कंपनी में ना तुम सिर्फ 200 मेंबर्स ही रख सकते हो। इससे ज्यादा मेंबर हो गया तो हो जाएगा पब्लिक। समझे? 200 से ज्यादा अगर एक्सटेंड कर दे हो जाएगा पब्लिक। और प्राइवेट, जैसे मैंने तुमको बताया कि तुम चाहते हो तुम्हारा फैमिली, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल घोष ब्रदर्स। अब घोष वाली जो फैमिली है वो चाहते हैं कि ब्रदर्स, उनके जो ब्रदर्स है, सिर्फ वही मिलके एक बिजनेस करे। तो वो क्या करेगा? उनके पास कैपिटल की कोई कमी नहीं है, क्या करेगा बताओ? लोग प्राइवेट कंपनी खोलेंगे ना। क्या खोलेंगे बताओ? प्राइवेट। अब ब्रदर्स तो 200 से ज्यादा नहीं होंगे, हार्डली 15, हार्डली 20 कजन वजन मिला के, 20 25 30 हो गया कजन वजन मिला के, 40 50 हो गया कजन वजन मिला के। तो इस हिसाब से समझ में आ रहा है? तो प्राइवेट कंपनी का क्या बताया उन्होंने? प्राइवेट कंपनी का बताया कि ये रिक्वायर करता है मिनिमम पेड अप कैपिटल इफ प्रिस्क्राइब्ड। एक मिनिमम पेड अप कैपिटल होना चाहिए। कितना पेड अप कैपिटल है तुम्हारे कंपनी का, मतलब कितना शेयर कैपिटल होगा तुम्हारे कंपनी का, ये इसका एक मिनिमम पेड अप कैपिटल रिक्वायरमेंट होता है। आर्टिकल में क्या लिखा होगा? रिस्ट्रिक्ट द राइट टू ट्रांसफर शेयर। ये डिफरेंस, मेजर डिफरेंस होता है तुम्हारा प्राइवेट एंड पब्लिक में, कि तुम्हारा जो राइट होता है ना कि तुम अपने शेयर्स किसी दूसरे को बेच पाओगे, वो रिस्ट्रिक्शन रहता है वहां पे प्राइवेट कंपनी में। बाकी सारे मेंबर्स के साथ बात उत करके अगर वो लोग अग्री करें तभी जाके तुम दूसरे किसी अलग इंसान को तुम बेच सकते हो शेयर्स। क्यों?
क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी है, तुम मन मर्जी से किसी को भी कंपनी के अंदर एंट्री नहीं दिला सकते। क्या ये समझ में आ रहा है? क्योंकि अगर तुमने शेयर बेच दिया अपना तो वो कंपनी में एंट्री कर जाएगा ना। लिमिट मेंबर्स टू 200, ठीक है। फिर जॉइंट होल्डर्स काउंट एज 1, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। 1 मतलब अगर जॉइंट होल्डर्स है, फॉर एग्जाम्पल राम एंड श्याम, राम एंड श्याम, ये दोनों मिलके जॉइंटली उन्होंने 200 शेयर जो है, 200 शेयर के ऊपर दोनों का राइट है, ठीक है। मिलके दोनों ने एक साथ खरीदा 200 शेयर, दोनों ने पैसा दिया, समझे, 50-50, तो 200 शेयर के ऊपर दोनों का हक है। ये एक ही हम लोग कंसिडर करेंगे, ये दोनों एक ही मेंबर है, समझे, समझ में आ रहा है? क्योंकि इनके पास राइट एक ही प्रकार का होगा ना। राम एंड श्याम दोनों मिलके ज्वाइंटली खरीदे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, लेकिन राइट तो एक ही होगा, है ना। दोनों में से किसी भी एक बंदे का जिसका नाम वो लोग रेकमेंड करे उसका राइट होगा, है ना। उसका राइट होगा क्या, बात करने के लिए, फिर तुम्हारा वोटिंग के लिए। तो राइट तो शेयर्स के ऊपर एक ही इंसान को मिलेगा, अब दोनों में से किसको मिलेगा ये आपस में वो लोग डिसाइड कर लेंगे, समझे। फिर आता है अपना प्रोहिबिट इनवाइटिंग द पब्लिक टू सब्सक्राइब फॉर सिक्योरिटीज। ये तो तुमको पता ही है, पब्लिक कंपनी है नहीं, प्राइवेट कंपनी है, तो वो प्रोहिबिट करेगा, बाहर के लोग को बाहर रखेगा। नेक्स्ट है पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी मीन्स, देखो कितना बढ़िया बताया सेक्शन में, बोले कि भैया टेंशन ही नहीं लेना है। पब्लिक कंपनी का मतलब क्या है? पब्लिक कंपनी का मतलब होता है कोई भी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है, वो होता है पब्लिक कंपनी। मीन्स कोई भी कंपनी जो प्राइवेट नहीं है वो हो जाता है पब्लिक कंपनी। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर आता है रिक्वायरमेंट मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल। सब में पेड अप शेयर कैपिटल, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल का रिक्वायरमेंट होता ही है। फिर की पॉइंट ये होता है कि a subsidiary of a public company is deemed to be a public company even if the articles make it private। इसका बहुत बढ़िया। इससे पहले तुमको समझना होगा सब्सिडरी का मतलब क्या होता है। क्या बताओ, सब्सिडियरी का मतलब क्या होता है? सब्सिडियरी का मतलब ये होता है, तुमने किसी भी कंपनी का अगर 50% से ज्यादा 50% से ज्यादा मोर देन 50% तुमने शेयर्स एक्वायर कर लिया किसी भी कंपनी में, मोर देन 50% का शेयर्स तुमने एक्वायर कर लिया किसी भी कंपनी में, तो वो जो जिस कंपनी में तुमने एक्वायर किया वो बन जाएगा तेरा छोटा भाई, वो बन जाएगा तुम्हारा सब्सिडियरी। समझ में आ रहा है? पकड़ लो, मेरा कंपनी है, मैंने किसी दूसरी कंपनी जो मुझको अच्छा लगा, मेरे को कोई भी कंपनी को अपना बनाना है भाई, मैं दूर से देखा किसी कंपनी को, लगा कि बहुत ब्यूटीफुल, अब मेरे को उसको अपना बनाना है, अपने अंदर समाना है उसको। कैसे समाएंगे बताओ? पूरा समाना है तो अलग है, और अगर थोड़ा समाना है तो वो भी अलग है, ठीक है। अगर पूरा समाना है, पूरा मतलब तुमको पूरा एकदम अपना ही बना लेना है, किसी और का हो ही नहीं सकता, ये पूरा मेरा है या फिर मेरी है। समझ में आ रहा है? तो ये जो चीज़ है, ये अगर तुमको आ रहा है तो तुमको पूरा शेयर्स एक्वायर करना होगा उस कंपनी में। 100% जब तुमने शेयर्स एक्वायर कर लिए ना उस कंपनी में, तो बन जाएगा तुम्हारा पूरा कंपनी, मतलब सॉरी, ये बन जाएगा तुम्हारा पूरा अपना कंपनी। समझ में? 100% तुमने उसको एक्वायर कर लिया। होली ओन सब्सिडियरी, होली ओन कर लिया। समझ नहीं आ रहा है? होली ओन्ड, पूरा तुमने उसको ओन कर लिया, 100% शेयर एक्वायर कर लिया, तो उसको कहा जाता है होली ओन्ड सब्सिडियरी। होली ओन्ड सब्सिडियरी। और ओनली सब्सिडियरी तब कहा जाएगा जब किसी भी कंपनी में तुमने सिर्फ 50% से ज्यादा शेयर्स, 50 मोर देन 50% से ज्यादा शेयर्स तुमने किसी भी कंपनी का एक्वायर कर लिया, तो तुम क्या बन जाओगे बताओ ना भाई मेरे? तुम बन जाओगे होल्डिंग, और वो बन जाएगा तुम्हारा सब्सिडियरी। जो शेयर एक्वायर करता है वो बन जाता है होल्डिंग। मैं हूं होल्डिंग, और वो है क्या? मेरा सब्सिडियरी। ये है सब्सिडियरी और ये है मेरा होली ओन सब्सिडियरी। होली ओन सब्सिडियरी मतलब 100% शेयर्स एक्वायर किया, ओनली सब्सिडियरी मतलब 50% से शेयर्स ज्यादा मैंने एक्वायर किया, तो बन जाता है सब्सिडियरी। क्या ये समझ में आ रहा है? सब्सिडियरी मतलब, हाँ जी, मेरे अंडर काम करेगा, मैं उसको मैं क्या करूंगा बताओ? अपने अंदर समेट लूंगा इस चीज को, इस कंपनी को। समझ में आ रहा है? पूरा समेटना है तो होली ओन कर लो, है ना। और अगर
ज़्यादातर हक जो है तुमको जमाना है तो 50% से ज़्यादा ले लो। समझ में आ रहा है ना? अ सब्सिडरी ऑफ अ कंपनी। अच्छा, यहाँ पे क्या बताया, यहाँ पे ये बताया कि पकड़ लो, इसका जो होल्डिंग कंपनी है वो पब्लिक कंपनी है। कोई भी पब्लिक कंपनी, सुनो अच्छे से समझना, कोई भी पब्लिक कंपनी अगर किसी प्राइवेट कंपनी को ओन करता है ना, किसी प्राइवेट कंपनी को अपना बनाता है, किसी प्राइवेट कंपनी को सब्सिडरी बनाता है, होली ओन सब्सिडरी बनाते हैं, कुछ भी बनाता हो, होली ओन या फिर सब्सिडरी, नॉर्मल सब्सिडरी, अगर वो प्राइवेट कंपनी है और मैं हूं पब्लिक कंपनी, मैं हूं होल्डिंग, मैंने उसको बना दिया सब्सिडियरी, तो भैया ये ऑटोमेटिकली पब्लिक कंपनी बन जाएगा। क्या बताओ, इसको हम लोग पब्लिक की नज़र से देखेंगे कि ये पब्लिक कंपनी है, क्योंकि इसका जो मेन मालिक है वही पब्लिक है भाई मेरे, समझे? ये पब्लिक बन जाएगा। इसका नाम में कोई चेंजेस नहीं आएगा, याद रखना, नाम प्राइवेट ही रहेगा लेकिन इसका तौर तरीका सब कुछ जो है पब्लिक जैसा होगा। क्या ये समझ में आ रहा है? मतलब हम लोग इसको मान के चलेंगे पब्लिक कंपनी, क्योंकि इसका ओनर जो है वो है होल्डिंग कंपनी। तो किसी को कैसे अपना बनाता है कंपनी लॉ में, समझ में आ रहा है? किसी को, तुमको बहुत ज़्यादा प्रेम हो चुका है किसी भी कंपनी के साथ, तुमको अपना बनाना है, क्या करोगे? हाँ जी, थोड़ा अपना बनाना है तो 50% से ज़्यादा शेयर्स एक्वायर कर लोगे, पूरा अपना बनाना है तो 100% से ज़्यादा शेयर्स को एक्वायर कर लोगे, तो बस हो गया तुम्हारा, वो तुमसे दूर नहीं जा सकती। क्या है, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आता है 1% कंपनी, ओपीसी। 2 सबसेक्शन 62 क्या कहता है? 1% कंपनी में सिर्फ एक ही लौंडा बैठता है, लौंडा या फिर लड़की, महिला। ए कंपनी हु विथ ओनली 1% एज अ मेंबर, और ट्रांसजेंडर भी हो सकता है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। कोई भी एक इंसान बैठ रहा हो या फिर रही हो, ठीक है, या फिर हिम और हर, जो भी, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये बन जाएगा 1% कंपनी अगर यहां पे सिर्फ एक ही मेंबर हो। अ कंपनी विथ ओनली 1% एज अ मेंबर, 1% एज अ मेंबर इज अ 1% कंपनी। क्या है, समझ में आ रहा है? ये एक प्रकार का प्राइवेट कंपनी होता है, लेकिन प्राइवेट से भी बहुत ज़्यादा बवाल होता है, क्योंकि ये यहाँ पे सिर्फ एक ही बंदा होता है, यहाँ पे हम और सिर्फ हम ही है, हम के अलावा कुछ नहीं है। अब एक चीज़ समझना, यहाँ पे बेसिक मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, सो दैट तुम लोग फ्यूचर में जाके तुमको दिक्कत ना आए। कंपनी में एक ही मेंबर है, मेंबर मतलब मालिक, मेंबर का हमेशा मेंबर नहीं समझना, मेंबर मतलब मालिक, मेंबर हमेशा मालिक। जब मैं फ्यूचर में ऐसे एक्सप्लेनेशन देता रहूंगा ना, तो मेंबर को मैं ज़्यादातर मालिक कहूँगा, समझ में आ रहा है? तो ये क्या है? ये है मालिक। अगर एक मालिक है तो समझना यही है कि मालिक एक है, लेकिन क्या किसी घर का अगर बहुत बड़ा मतलब बहुत बड़ा घर है, ठीक है, और मालिक एक है, क्या नेसेसरी है उस घर में सिर्फ वही मालिक रहे एंड कोई और काम करने वाला भी नहीं रहे? नहीं, ऑब्वियसली काम करने वाला रहेगा। तो काम करने वाले रहेंगे तो मतलब डायरेक्टर्स यहाँ पे हो सकते हैं बहुत सारे। डायरेक्टर्स, कंपनी को चलाने के लिए डायरेक्टर्स वो रख सकता है, ये मेंबर जो है ना, ये डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। यहाँ पे 1 2 3 डायरेक्टर हो सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। चलाने के लिए नौकर डायरेक्टर रख सकते हैं हम, समझे? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो डायरेक्टर के ऊपर ऐसा कोई लिमिटेशन नहीं है कि हाँ ये 1% कंपनी है तो डायरेक्टर, तो सिर्फ डायरेक्टर एक ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ, मेंबर यहाँ पर एक ही है, मालिक एक ही है। पब्लिक कंपनी में मालिक जो होता है वो अनलिमिटेड होता है, मेंबर्स अनलिमिटेड होते हैं। एंड प्राइवेट कंपनी में भैया 200, जो तुमको पता है। अदर फॉर्म्स ऑफ क्लासिफिकेशन देखिए, और एक प्रकार का कंपनी होता है जिसको कहते हैं हम लोग सेक्शन 8 कंपनी। सेक्शन 8 कंपनी बवाल कंपनी होता है। सेक्शन 8 कंपनी मतलब वो कंपनी जो जो सोसाइटी के लिए बनाया जाता है, समझ में आ रहा है? जो चैरिटेबल पर्पस के लिए बनाया जाता है, समझ में आ रहा है? सेक्शन 8 कंपनी चैरिटेबल कंपनी, इसको हम लोग चैरिटेबल कंपनी भी कहते हैं। क्या बताओ? चैरिटेबल कंपनी, जो सोसाइटी के बेटरमेंट के लिए बनाया जाता है, जो सोसाइटी के अपलिफ्टिंग के लिए बनाया जाता है। अब ये जो कंपनी है ये किसी भी उसका ऑब्जेक्ट हो सकता है, वो या तो कॉमर्स को प्रमोट कर सकता है, आर्ट्स को प्रमोट कर सकता है, साइंस को प्रमोट कर सकता है, स्पोर्ट्स को प्रमोट कर सकता है, एजुकेशन को प्रमोट कर सकता है, रिसर्च को प्रमोट कर सकता है, सोशल वेलफेयर को प्रमोट कर सकता है, रिलीजन को प्रमोट कर सकता है, चैरिटी को प्रमोट कर सकता है, फिर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन को भी प्रमोट कर सकता है। ये सारा होता है इसका मेजर ऑब्जेक्टिव कंपनी का। क्या बताओ? ऑब्जेक्टिव। इसका ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता कि ये पैसा कमा के बहुत पैसा छापेगा, ऐसा कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होता। पैसा कमाता जरूर है, लेकिन ये मैंने जैसे तुमको बताया, सोसाइटी को बेटर करने के लिए, सोसाइटी के अपलिफ्टमेंट के लिए ये बनाया जाता है।
अब ये अगर पकड़ लो कंपनी स्पोर्ट्स के लिए बनाया गया तो क्या करेगा, पैसा कमाएगा, बिजनेस करेगा कंपनी, पैसा कमाएगा, पैसा कमा के क्या करेगा बताओ, हाँ जी, स्पोर्ट्स को डेवलप करेगा, कहीं पे एक फुटबॉल फील्ड खरीद लेगा, कहीं पे एक क्रिकेट स्टेडियम बना देगा, समझ में आ रहा है, कहीं पे स्पॉन्सर कर देगा बहुत सारे स्टूडेंट्स को कि हाँ बेटा तुम बहुत अच्छे खेलते हो, हम लोग स्पॉन्सर करेंगे, तुम खेलो। एजुकेशन को स्पॉन्सर करना, रिसर्च के ऊपर स्पॉन्सरशिप देना, सोशल वेलफेयर, रिलीजन को लेकर जो है वो लोग आगे बढ़ना, समझ में आ रहा है, इसको प्रीच करना, चैरिटी, एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन, पेड़ पौधे को बचाने के लिए, समझ में आ रहा है। तो ये सारा हो जाता है सेक्शन 8 कंपनी। किस कारणवश बनाया जाता है सेक्शन 8 कंपनी को? सेक्शन 8 कंपनी को बनाया जाता है फॉर चैरिटेबल पर्पस। अच्छा, अब देखो, इंटेंड्स टू अप्लाई प्रॉफिट इनकम टू प्रोमोट इट्स ऑब्जेक्ट। प्रॉफिट एंड इनकम क्या करता है? ऑब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट में घुसा देता है, क्योंकि उसको प्रोमोट करना है उसके ऑब्जेक्ट्स को। क्या ये समझ में आ रहा है? फिर आता है प्रोहिबिट्स पेइंग डिविडेंड टू मेंबर्स। इस कंपनी में कभी भी याद रखना डिविडेंड पे नहीं होता है, डिविडेंड पे नहीं होता। डिविडेंड कब पे होता है? डिविडेंड, देखो डिविडेंड होता क्या है, तुम बच्चे समझो भाई। डिविडेंड जो होता है ना, कंपनी जब एक्सेस प्रॉफिट कर लेता है, एक्सेस प्रॉफिट, और कंपनी को लगता है कि यार इतना ज्यादा पैसा कमा लिया हम लोगों ने, इस पैसे को क्या करना है, इस पैसे को हम लोग वापस अपने शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, शेयर होल्डर्स को दे देते हैं, वो लोग खुश रहेंगे, शेयर होल्डर्स बहुत मजे करेंगे, शेयर होल्डर्स में कोई दिक्कत नहीं आएगा, शेयर होल्डर्स खुश हो जाएंगे, शेयर होल्डर्स और शेयर्स खरीदेंगे, उनको दे देते हैं पैसे। तो हम लोग पैसे किस प्रकार से देंगे? इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड, इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड तब पे किया जाता है जब कंपनी में एक्सेस पैसा हो, एंड वो पैसा कंपनी जो है अपने शेयर होल्डर्स को दे देना चाहता है। देखो कभी कभी लॉस मेकिंग कंपनीज भी डिविडेंड देते हैं, इसका मतलब कंपनी के पास इस साल पैसा नहीं है, लेकिन पिछले साल तो पैसा था, वहाँ पे बहुत सारे पैसे हम लोगों ने सेव किए थे, वहीं से दे देते। लेकिन सर अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है कंपनी में, अगर आज के इस ईयर दिस फाइनेंशियल ईयर में कोई प्रॉफिट नहीं है, तो हम लोग क्यों डिविडेंड देना चाहते हैं? सो दैट शेयर होल्डर्स को हम लोग बता पाए कि हम लोग बहुत स्ट्रांग कंपनी है, टेंशन ना लेना, हमारे शेयर्स को बेच के कहीं मत जाना, हम लोग हर साल डिविडेंड देंगे, लॉस हुआ तब भी डिविडेंड देंगे, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने बहुत प्रॉफिट कमाया है। तो शेयर होल्डर्स को अट्रैक्ट करने के लिए, शेयर होल्डर्स वो लोग क्या करते हैं बताओ? डिविडेंड दे देते हैं। फिर है लाइसेंस्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट लाइसेंस देते हैं इन कंपनीज को। कैन बी फॉर्म्ड विथ लिमिटेड लाइबिलिटी विदाउट यूजिंग लिमिटेड और प्राइवेट लिमिटेड। अगर वो लोग लिमिटेड वर्ड ना भी यूज करे, प्राइवेट लिमिटेड वर्ड ना भी यूज करे, तब भी वो लोग चला सकते हैं कंपनी। समझ में आ रहा है? कि वरना नॉर्मली जो प्राइवेट एंड पब्लिक कंपनी होते हैं ना, वहां पे तुमको लगाना होता है, पब्लिक कंपनी एलटीडी लगाएगा ही लगाएगा, प्राइवेट कंपनी को पीवीटी एंड एलटीडी लगाना होता है, प्राइवेट लिमिटेड लगाना होता है। लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज को ना लगाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है, लेकिन उनके ऊपर लिमिटेड लाइबिलिटी रहेगा, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब देखो नेक्स्ट, गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी देखो क्या बताया यहां पे, अगर तुमने 51% इक्वल्स टू 51% या फिर उससे ज्यादा तुमने अगर शेयर अक्वायर किया किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, सुनो, हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को, देखो स्टेट गवर्नमेंट मतलब कुछ भी हो सकता है, कलकत्ता गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट, फिर तुम्हारा हो गया कर्नाटका गवर्नमेंट, ठीक है, फिर पंजाब हो गया, ये लोग क्या है? स्टेट गवर्नमेंट, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी हो सकता है, ठीक है। ये अगर चाहे तो किसी भी कंपनी में ना, किसी भी कंपनी में वो अपना स्टेक जो है वो खरीद सकता है, स्टेक किसी भी कंपनी में स्टेक खरीद सकता है। कैसे खरीदेगा? 51% स्टेक खरीद लेगा, या फिर इससे ज्यादा 51% और मोर 51% या फिर उससे ज्यादा अगर उसने खरीद लिया शेयर्स, तो वो जो कंपनी है वो बन जाएगा गवर्नमेंट कंपनी। कोई भी पकड़ लो, पब्लिक कंपनी था, पब्लिक कंपनी या फिर प्राइवेट ही था, ठीक है, ये एक पब्लिक कंपनी, ये एक प्राइवेट कंपनी। अब तक ये लोग पब्लिक एंड प्राइवेट की जिंदगी जी रहे थे। अचानक सेंट्रल गवर्नमेंट को लगा या फिर स्टेट ममता बनर्जी को लगे कि ममता बनर्जी आके बोले कि एटा बहुत भालो कंपनी, एटा के आमी चाई, अगर ऐसा बोल दिया ममता बनर्जी ने,
ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये अक्वायर कर सकता है तुम्हारे कंपनी को। 51% से ज़्यादा अगर शेयर्स खरीद लिए तुम्हारे कंपनी में तो तुम्हारा कंपनी बन जाएगा क्या? क्या बन जाएगा? गवर्नमेंट कंपनी। सर लेकिन प्राइवेट कंपनी में तो बाहर वाले अलाउड नहीं हैं। लेकिन बाहर वाले तो अलाउड नहीं है सर प्राइवेट कंपनी में। प्राइवेट कंपनी में बाहर वाले अलाउड नहीं है। अब यहाँ पे प्राइवेट कंपनी अगर है तुम्हारा तो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अगर पब्लिक कंपनी है तो ज़रूर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व होगा एंड तुम्हारा शेयर खरीद लेगा। याद रखना, प्राइवेट कंपनी का तरीका थोड़ा अलग होता है अक्वायर करने के लिए। पकड़ लो, गवर्नमेंट को बहुत पसंद आएगा तुम्हारे कंपनी को, क्या करेगा? हाँ जी, वो उसका तौर तरीका अलग होगा। उसके पास बहुत सारे टेक्निक होंगे तुमको अक्वायर करने के लिए। उसको अगर मन करेगा तो कर सकता है। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो लेकिन वो जो है वो अलग प्रकार से होता है। लेकिन यहाँ पे जब कोई भी कंपनी के बारे में हम लोग बात करें तो वो पब्लिक कंपनी होगा जो गवर्नमेंट एक्वायर करता है। प्राइवेट कंपनी वहां पे इस सिनेरियो पे नहीं आएगा। इस बात का ध्यान रखना। मैंने प्राइवेट इसलिए लिखा है सो दैट तुम्हारे दिमाग में ये बात जाए कि पब्लिक एंड प्राइवेट दोनों कंपनी हो सकते हैं, लेकिन प्राइवेट कंपनी नहीं हो सकता, क्योंकि वहां पे जो शेयर्स है ना, वहां पे जो शेयर्स है वो तो प्राइवेटली क्लोज्ड है ना, वो प्राइवेटली इंक्लूसिव शेयर्स है, वो कोई भी दूसरा इंसान आके नहीं ले सकता। समझे? अच्छा, उसके बाद है इंक्लूड्स अ सब्सिडियरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी ने किसी कंपनी को अपना सब्सिडियरी भी बना लिया तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी। एक ही बात है, एक ही बात है। किसी गवर्नमेंट कंपनी ने किसी भी दूसरे कंपनी को सब्सिडियरी बना लिया तो वो भी गवर्नमेंट कंपनी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी, वो भी गवर्नमेंट कंपनी। समझ में आ रहा है? वो भी गवर्नमेंट कंपनी। अच्छा, ये तो समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बाबू। ठीक है, उसके बाद देखो फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी डेफिनेशन बहुत अच्छे से याद करना। फॉरेन कंपनी मतलब टेस्ला नहीं है। TESLA टेस्ला फॉरेन कंपनी नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि बबुआ इसका कोई बिजनेस ही नहीं है इंडिया में। देखो, इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया ऑब्वियसली। क्या है फॉरेन कंपनी? क्या है? कोई भी कंपनी जिसका जन्म हुआ हो इंडिया के बाहर ऑब्वियसली। लेकिन पहला कंडीशन जो है देखो अच्छे से, हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया। फिजिकली हो या फिर इलेक्ट्रॉनिकली हो, लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए इंडिया में। या तो खुद करे या फिर वाया एजेंट करे। वो खुद आके बिजनेस करे कंपनी का ओनर, या फिर वो किसी एजेंट को बिठा दे बिजनेस करवाने के लिए, लेकिन बिजनेस होना चाहिए इंडिया में। कंडक्ट एनी बिजनेसेस एक्टिविटी इन इंडिया, बिजनेस करता है इंडिया में, तब जाके उसको हम लोग कहेंगे फॉरेन कंपनी। समझे? टेस्ला अभी तक फॉरेन कंपनी नहीं बन पाया एज पर कंपनी लॉ। क्यों? क्योंकि वो उसका कोई बिजनेस नहीं है इंडिया में। लेकिन स्टारलिंक जो है वो आ चुका है, याद है तुमको? स्टारलिंक, स्टारलिंक, हाँ जी स्टारलिंक। अब देखो एसोसिएट कंपनी। स्टारलिंक क्या है सर? वो सैटेलाइट सिस्टम का वाईफाई। एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी क्या बताओ? एसोसिएट कंपनी, एसोसिएट कंपनी का मतलब क्या होता है पता है? किसी भी कंपनी में मतलब एसोसिएट मतलब क्या होता है? तुम्हारा जिगरी यार जिसके साथ तुम बिजनेस करते हो, तुम्हारे एसोसिएट्स है, मतलब तुम्हारा भाई भाई एसोसिएट्स है। ना तो तुम वो उसको सब्सिडरी कह सकते हो, ना तो होली ओन सब्सिडरी, लेकिन एसोसिएट है। एसोसिएट मतलब तुम्हारे साथ बिजनेस करता है, तुम्हारा पार्टी में ही है। मतलब तुम्हारे पार्टी अगर जंग लड़ जाए तो वो बंदा तुम्हारे पार्टी में रहेगा। कैसे? क्योंकि भैया मैंने उसकी कंपनी में 20% या फिर उससे ज़्यादा शेयर्स अक्वायर कर रखा है। 20% याद रखना, इक्वल्स टू, या तो 20%, ये जो साइन होता है ना ये वाला, ये होता है इक्वल्स टू, और ये होता है मोर देन। या तो 20% से ज़्यादा या फिर इक्वल्स टू 20% का मैंने शेयर अक्वायर कर रखा है किसी भी कंपनी में, तो वो दूसरा कंपनी जो बन जाएगा हमारा एसोसिएट कंपनी। समझ में आ चुका है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कंपनी वेयर अनदर कंपनी हैज सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस। मेरा सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस है उसमें। कैसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस का मतलब? कैसे कैसे सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस? क्योंकि मेरे पास उस कंपनी का 20% या फिर उससे ज़्यादा का कंट्रोल है, क्योंकि मैंने उस कंपनी का शेयर्स खरीद रखा है। समझ में आ रहा है? 20% या फिर उससे ज़्यादा, 20% या फिर उससे ज़्यादा, 20% या फिर उससे ज़्यादा। समझे? ठीक है। और कंट्रोल, पार्टिसिपेशन इन बिजनेस डिसीजंस वाया अग्रीमेंट। समझ में आ रहा है? तो अगर 20% से ज़्यादा कंट्रोल है मेरे किसी कंपनी के ऊपर तो वो बन जाएगा मेरा एसोसिएट। 20% या फिर ज़्यादा एसोसिएट, 50% या फिर ज़्यादा सब्सिडियरी, 51% गवर्नमेंट कंपनी।
होल्डिंग कंपनी, कंपनी दैट हैज वन और मोर सब्सिडरी कंपनीज, इसको कहा जाता है होल्डिंग। तुम अपने आप को होल्डिंग देखो, होल्डिंग मतलब इसको हम लोग कहते हैं पेरेंट कंपनी। पेरेंट कंपनी, कोई भी कंपनी या फिर कोई भी इंसान पेरेंट कब बनता है? जब उनका बच्चा होता है। जब उनका बच्चा होता है। अब कंपनी तो जो है वो तो फिजिकल नहीं है, वो क्या है? हाँ जी, वो तो फिजिकली उसका कोई बॉडी नहीं है, तो उसका बच्चा कैसे होगा? उसका बच्चा होता है सब्सिडरी। सब्सिडरी। तो अगर तुम्हारे पास एक या फिर उससे ज्यादा सब्सिडरी है तो तुम क्या हो? तुम हो होल्डिंग, मतलब पेरेंट कंपनी। समझे? एग्जाम्पल बताऊं? ये जो गूगल है, गूगल का जो कंपनी है, ये एक सब्सिडरी है और उसका पेरेंट पता है कौन है? अल्फाबेट। अल्फाबेट। अब करंट सीईओ अगर सुंदर पिचाई है, मेरे को जितना लास्ट में पता था, करंट सीईओ आई थिंक इट्स सुंदर पिचाई, अल्फाबेट का सीईओ। तो पहले गूगल का था, उसके बाद अल्फाबेट में उसको ट्रांसफर कर दिया गया। एकदम 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 जो मेन कंपनी है उसी का उसको क्या बनाया दिया? सीईओ बना दिया गया। समझ में आ रहा है? तो ये होता है अल्फाबेट गूगल। समझे ना? तो पेरेंट कोई भी इंसान कब बनता है? जब उसका बच्चा होता है। और कंपनी तो है वो फिजिकल पर्सन है नहीं, तो उसका बच्चा कैसे बनेगा? वो सब्सिडरी जो है, वो सब्सिडरी जो है वो अक्वायर करेगा एंड वो उसका जो है बाप बन जाएगा, पेरेंट बन जाएगा। समझे? सब्सिडरी कंपनी। देखना भाई मेरे, अ कंपनी वेयर द होल्डिंग कंपनी, मतलब होल्डिंग कंपनी, पेरेंट कंपनी जो होल्ड कर रहा हो 50% से ज्यादा, 50% से ज्यादा एक्सरसाइज कंट्रोल्स मोर देन 50% ऑफ द टोटल वोटिंग पावर। बहुत सारे लोग तुमको यहां पर कहेंगे 51%। 51%, याद रखना 51% नहीं होगा, 50% होगा। ठीक है? कोई भी कंपनी सब्सिडरी तब तुम्हारा कब बनेगा? जब उसमें तुम्हारा 51% शेयर होगा। ऐसे नहीं, 51% नहीं, मोर देन 50%। इस वर्ड को याद रखना, क्योंकि 50.1% भी तो मोर देन 50% होता है ना। इतना भी तुमने शेयर एक्वायर कर लिया तो बन जाएगा तुम्हारा सब्सिडरी। समझे? याद रखना भाई। कंट्रोल्स द कॉम्पोजिशन ऑफ इट्स बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ऑब्वियसली जब तुम्हारा 50% से ज्यादा तुम मालिक हो, तुम बन चुके हो, तुम बन चुके हो क्या? तुम बन चुके हो होल्डिंग कंपनी, वो बन चुका है अपना सब्सिडरी। तो 50 से ज्यादा तुम्हारा क्या है? शेयर्स है उसमें। तो उसका जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तुम्हारे इशारों पे नाचेगा ना, तुम जो बोलेगा वही करेगा वो। तो वही बताया यहाँ पे, कंट्रोल द कॉम्पोजिशन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ ए सब्सिडरी, इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ ए सब्सिडरी मतलब किसी सब्सिडरी का भी तो सब्सिडरी हो सकता है भाई मेरे। कोई देखो, ये है कंपनी, कंपनी ये बन चुका है पेरेंट। कैसे? सब्सिडरी बना के। तो क्या ये सब्सिडरी का हक नहीं है पेरेंट बनने के लिए? हक है, हक है। तो इसका भी एक सब्सिडरी हो सकता है, इसका भी एक सब्सिडरी हो सकता है भाई मेरे, इस सब्सिडरी का भी सब्सिडरी हो सकता है भाई मेरे। और ये क्या बन जाएगा? होल्डिंग। ये बन जाएगा होल्डिंग, ये बन जाएगा होल्डिंग। समझे? ये बन जाएगा होल्डिंग। समझे ना? ऐसे ऐसे करके सब्सिडी, एक सब्सिडी दूसरे सब्सिडी को बच्चा करता जाएगा। जैसे तुम्हारे दादाजी ने तुम्हारे पापा को बनाया, तुम्हारे मम्मी को बनाया, ठीक है? तुम्हारे मम्मी लोगों ने तुम लोगों को बनाया, अब तुम लोग बनाओगे तुम्हारे फ्यूचर जनरेशन को, तुम भी तो पेरेंट बनोगे कभी ना कभी। उसी प्रकार से होता है ये चीज। समझा ना? तो इंक्लूड सब्सिडरी ऑफ अ सब्सिडरी, सब्सिडरी का बच्चा, वो भी हम लोग सब्सिडरी कहते हैं। समझे ना भाई मेरे? स्मॉल कंपनी किसको कहते हैं? जिसका पेड अप शेयर कैपिटल, जिस कंपनी का पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50%, सॉरी 50 लाख या फिर उससे ज्यादा हो, ठीक है? एंड जिसका टर्नओवर या तो सॉरी ज्यादा नहीं, लेस, ये लेस साइन है, याद रखना इस बात को, बहुत अच्छे से याद रखना भाई मेरे। पेड अप शेयर कैपिटल इक्वल्स टू 50 लाख या फिर उससे कम हो, टर्नओवर इक्वल्स टू 2 करोड़ या फिर उससे कम हो, तो वो बन जाता है क्या? स्मॉल कंपनी। उनको हम लोग कहते हैं स्मॉल कंपनी, छोटे मोटे कंपनी। जिसका टर्नओवर या तो 2 करोड़ हो रहा है या फिर उससे कम, जिसका पेड अप शेयर कैपिटल या तो 50 लाख या फिर उससे कम हो रहा हो, वो बन जाएगा हमारा स्मॉल कंपनी। वो बन जाएगा हमारा स्मॉल कंपनी। क्या है? समझे भाई मेरे? कोई दिक्कत वाली नहीं। डोरमेंट कंपनी सर,
डोरमेंट कंपनी सेक्शन 455, ये क्या होता है सर डोरमेंट कंपनी? डोरमेंट कंपनी मैं तुमको समझाता हूँ। डोरमेंट कंपनी का पूरा चैप्टर है एग्जीक्यूटिव में। यहाँ पे समझ लो कि डोरमेंट कंपनी जो है ना, ये कंपनी कोई काम नहीं करता, कोई भी किसी प्रकार का काम नहीं करता, लेकिन फ्यूचर पर्पस के लिए काम हो सकता है। तो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल मैं तुमको समझाता हूँ। मेरा एक कंपनी है एस लिमिटेड, ठीक है, मेरा ये बहुत बड़ा कंपनी है। मैं सोच रहा हूँ अगले 5 साल के, अगले 5 या फिर 6-7 साल में मेरा एम है कि मेरा दूसरा और एक कंपनी होगा, ठीक है। तो इस कंपनी को मैं बनाने के लिए अब से मैं रिसोर्सेज को जमाना लग जाऊंगा ना, जमाने के लिए स्टार्ट कर दूंगा ना, जमाना स्टार्ट कर दूंगा इस कंपनी को खोलने के लिए अब से, है ना। ये जो जियो आया था, पकड़ लो जियो, तुमको क्या लगता है एक दिन में जियो आ गया? नहीं, 10 साल प्लानिंग किया जियो ने, जियो के मालिक ने, रिलायंस ने 10 साल प्लानिंग किया किसको लाने के लिए। तो प्लानिंग कैसे होता है, रिसोर्सेज को जुगाड़ो, रिसोर्सेज को जमा करो रिसोर्सेज को। रिसोर्सेज में क्या क्या आता है, रिसोर्सेज में देखो बहुत कुछ आता है। एक तो तुमको चाहिए होगा ऑफिस, तो तुमको चाहिए होगा लैंड, बिल्डिंग, ठीक है, ये सारा तुमको चाहिए होगा। तो ये सारा तुमको चाहिए होगा ना। अगर तुमने पकड़ लो ये जो मेरा एस लिमिटेड कंपनी है, अगर मैंने इस नाम से इस कंपनी के नाम से मैंने ये सब खरीद लिया ना, तो इस कंपनी के बैलेंस शीट में ये सारा आ जाएगा, जो कि मैंने इस कंपनी के लिए नहीं बनाई, मैं फ्यूचर यूज के लिए मैंने इस कंपनी को फंड करने के लिए, इस कंपनी को बनाने के लिए मैं इसको होल्ड करना चाहता था। तो तुम क्या करोगे, तुम डोरमेंट कंपनीज खोलोगे। डोरमेंट कंपनीज क्या करते हैं, वो लोग ऐसे लैंड और बिल्डिंग वगैरह जो है ना, वो खरीद लेते, खरीद के ना चुपचाप बैठे रहते, उस पर कोई काम नहीं होता। डोरमेंट कंपनी में कोई काम नहीं होता, सिर्फ खरीद के बैठे रहते। जब फ्यूचर में काम आएगा ना, तब उस कंपनी को एक्टिव करेंगे। देखो डोरमेंट से नॉर्मल कंपनी बना देंगे। देखो, फॉर्म्ड फॉर अ फ्यूचर प्रोजेक्ट, किस कारणवश, टू होल्ड एसेट आईपी मतलब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, जैसे कि वही पेटेंट राइट वगैरह जो कुछ भी है, ठीक है, वो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जैसे पेटेंट, ठीक है, तुम्हारा कोई इन्वेंशन था पकड़ लो, अब उस इन्वेंशन को तुमको प्रोटेक्ट करके रखना है, तुमको फ्यूचर में यूज करना है, तो वो इस कंपनी डोरमेंट कंपनी के नाम में प्रोटेक्ट होगा, ठीक है, ना कि तुम्हारा प्रेजेंट कंपनी, समझे ना। विथ नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का एक पूरा डेफिनेशन है। सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन का मतलब होता है, देखो, कोई भी ट्रांजैक्शन अदर देन तुम्हारा ऑफिस का जो बिजली है, बिजली का पेमेंट करना, रजिस्ट्रार जो है उसको फी पेमेंट करना, क्योंकि तुमने कंपनी खोला है। अब ये तो हफ्ता जैसे लेते हैं वो लोग भी लेंगे हफ्ता, रजिस्ट्रार्स तो हफ्ते में नहीं लेंगे वो लोग, वो साल में लेंगे, ठीक है ना। एक पेमेंट करना हो, एक पेमेंट तुमको करना होता है, फी पे करना होता है, ठीक है। तो तुमने इस बिल्डिंग में तो बिजली तो होगा ना, इलेक्ट्रिसिटी तो होगा, उसका पेमेंट कर दिया, बिल पेमेंट कर दिया, फिर तुमने आरओसी का पेमेंट कर दिया। इस प्रकार से छोटे मोटे जो नेचुरल चीज़ें हैं जिसको तुमको रखना होता है, क्योंकि ये तो एक कंपनी है, इसमें काम नहीं हो रहा है, लेकिन छोटा मोटा चीज़ जैसे इलेक्ट्रिसिटी तो चलता होगा, राइट। तो ये सारे ट्रांजेक्शन जब होंगे ना, वो होंगे इन ट्रांजेक्शन को छोड़ के बाकी जो ट्रांजेक्शन होंगे वो होगा सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन। तो जहां पे सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, इस बात का ध्यान रखना, नो सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, क्या बताओ, नो सिग्निफिकेंट। ये सारे बिजली का बिल पेमेंट करना, आरओसी का पेमेंट करना, कंपनी लॉ में किसी प्रकार का फी वगैरह लिख के रखा है वो पेमेंट करना, वो सारे ट्रांजैक्शन सिग्निफिकेंट नहीं है। तो सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन जिस कंपनी में ना हो वो है डोरमेंट कंपनी, जहां पे कंपनी में सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन नहीं होता हो। ये सब होते होंगे लेकिन सिग्निफिकेंट नहीं होता हो, मतलब पकड़ लो एसेट खरीद लिया, ठीक है, और बिजनेस चालू कर दिया, बिजनेस हो रहा है वहां पे, ठीक है, सर्विस दिया जा रहा है, ऐसे प्रकार के ट्रांजैक्शंस वगैरह कुछ ना हो। कैन अप्लाई टू रजिस्ट्रार फॉर डोरमेंट स्टेटस, कोई भी कंपनी डोरमेंट स्टेटस के लिए अप्लाई कर सकता है, पहले खोल लो उसके बाद डोरमेंट का स्टेटस के लिए अप्लाई कर दो। इनएक्टिव कंपनी मतलब डोरमेंट कंपनी इनएक्टिव कंपनी होता है, ठीक है। फिर रजिस्ट्रार कैन ऑल्सो डिक्लेयर एन इनएक्टिव डोरमेंट कंपनी, मतलब रजिस्ट्रार को अगर लगे कि कोई कंपनी जो है अपने आप, उसने अप्लाई नहीं किया, किसी भी कंपनी ने अप्लाई नहीं किया, ठीक है, अप्लाई तो नहीं किया, लेकिन रजिस्ट्रार को लग रहा है, रजिस्ट्रार मतलब आरओसी, रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज, जिसके खाते में तुम्हारा नाम लिखा होगा तभी जाके तुम कंपनी बनते हो,
उसको लग रहा है कि तुम्हारा कंपनी जो है ना एक डोरमेंट कंपनी होना चाहिए क्योंकि तुम्हारे वहाँ कोई काम नहीं हो रहा है। किस प्रकार का काम सर? ये वाला चीज़ जो है ये तुमको याद रखना होगा। मैं कराऊंगा ये चीज़, तुम्हारे CACET के लिए रेलेवेंट नहीं है, तुम्हारे दिमाग में भर जाएगा, लेकिन चलो भरा देते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इनएक्टिव कब कहते हैं हम लोग किसी भी कंपनी को? किसी भी कंपनी को हम लोग इनएक्टिव कब कहते हैं? इनएक्टिव हम लोग तब कहते हैं जब उस कंपनी में कोई बिजनेस ना हो, कोई ऑपरेशन ना हो, कोई सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन ना हो, या फिर जिसने फिनेंशियल स्टेटमेंट एनुअल रिटर्न पिछले 2 सालों में भरा ना हो, उन सारे कंपनीज को इनएक्टिव कंपनी कहते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी तुम हो जाओ और दूर से रजिस्ट्रार देख रहा हो तुमको और कहे कि अच्छा ये तो कोई ना ये तो ना तो फिनेंशियल स्टेटमेंट भरता है, ना तो एनुअल रिटर्न भरता है, कुछ नहीं करता, 2 साल से, पिछले 2 साल से इसको घोषित करो, डोरमेंट घोषित करो। डोरमेंट घोषित कर दिए तो तुम वो कंपनी कोई काम नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? 5 साल के लिए काम नहीं कर सकते। डोरमेंट का जो ये टेन्योर होता है ना 5 साल के लिए होता है, समझे? उसके बाद फिर से तुम को एक्टिव होना पड़ता है या फिर तुम फिर से अप्लाई करना होता है। मिनिमम डायरेक्टर्स जो रहेंगे 3 फॉर पब्लिक एंड प्राइवेट के लिए 2 एंड OPC के लिए ऑब्वियसली 1। कैन बी स्ट्रक ऑफ इफ रिक्वायरमेंट आर्ट मेट। मतलब तुमने डोरमेंट के लिए अप्लाई किया, 1 साल डोरमेंट रहे। कितने साल डोरमेंट रह सकते हो? 5 साल टोटल तुम डोरमेंट रह सकते हो। 1 साल डोरमेंट रहे, सेकेंड साल डोरमेंट रहे, तीसरे साल तुम्हारे कंपनी में कुछ एक्टिविटीज चालू हो गया जिसको कहते हैं हम लोग सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, तो तुम बिजनेस करने लग गए, तो तुम्हारा डोरमेंट का जो स्टेटस है ना उसको स्ट्रक ऑफ कर देंगे। स्ट्रक ऑफ मतलब समझ ना, काट देंगे कि तुम डोरमेंट नहीं हो। तुम्हारे नाम के पीछे डोरमेंट लगाया होगा ना, उसको काट देंगे हम लोग। कौन काटेगा? ROC भाई। ROC कौन है? रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। फिर आता है हमारा प्यारा निधि कंपनी, बहुत ब्यूटीफुल निधि कंपनी। निधि कंपनी कौन सी कंपनी? निधि कंपनी भैया बहुत ब्यूटीफुल कंपनी होता है। ये कंपनी जो है ये सिर्फ अपने मेंबर्स को पैसा देते हैं, मेंबर्स से पैसा लेते हैं, ये किसी दूसरे को पैसा नहीं देता। ठीक है, इसमें धनी धन रहते हैं हमेशा, इसलिए हम लोग इसको कहते हैं निधि। निधि का मतलब क्या होता है? निधि जिसमें धन हो। इनकॉर्पोरेटर्स निधि टू कल्टीवेट थ्रिफ्ट सेविंग्स अमॉन्ग मेंबर्स, बोरो फ्रॉम एंड लेंड्स टू मेंबर ओनली फॉर म्यूचुअल बेनिफिट, उसको कहा जाता है निधि कंपनी। रेगुलेटेड बाय रूल्स प्रिस्क्राइब बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कोई ऐसा कंपनी होता है जिसमें जो मेंबर्स है ना, इसका काम ही है पैसा लेना एंड पैसा देना, और कोई काम नहीं करता ये निधि कंपनी। ये पैसा लेता है अपने मेंबर्स से, जमा करता है एंड लोन देता है अपने ही मेंबर्स को। समझ में आ रहा है? तो अपने मेंबर्स के बीच में ये पैसा रोटेट होता रहता है। क्या है, समझ में आया भाई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है बाबू। प्रोड्यूसर कंपनी। प्रोड्यूसर कंपनी मतलब वो कंपनी जो प्रोड्यूस करता हो, प्राइमरी प्रोड्यूस, जैसे फार्मिंग एक्सेट्रा। ठीक है, हार्वेस्टिंग, प्रोडक्शन, हार्वेस्टिंग, प्रोक्योरमेंट, ग्रेडिंग, पूलिंग, मार्केटिंग, प्रोसेसिंग, एक्सपोर्ट, इंपोर्ट फॉर मेंबर्स बेनिफिट। ऑल्सो सप्लाई मशीनरी, एजुकेशन, टेक्निकल सर्विसेज, इंश्योरेंस, फिनेंसिंग रिलेटेड टू प्रोड्यूस। तो ये सारे इनको हम लोग प्रोड्यूसिंग कंपनी कहते हैं, प्रोड्यूसर कंपनी कहते हैं, जो प्रोड्यूस करता है। NBFC जो है एक प्रकार का बैंक होता है जिसको हम लोग कहते हैं नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। मतलब नॉन बैंकिंग मतलब क्या है? बैंक नहीं है। अगर बैंक हो जाए ना तो RBI के नज़र में आ जाएगा, RBI कंट्रोल करेगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कंट्रोल करेगा। किसको? कोई भी अगर बैंक है, सारे बैंक को कौन कंट्रोल करता है? RBI। लेकिन ये बैंक नहीं है, ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। बैंक का काम क्या होता है? लोन देना। इसका भी काम है लोन देना, लेकिन ये बैंक नहीं है। ये क्या है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। ठीक है, तो इसके बारे में आप लोग बहुत ज़्यादा पढ़ोगे फ्यूचर में जब एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे। रजिस्टर्ड अंडर कंपनीज एक्ट, बिजनेस इंक्लूड्स लोन, एडवांसेस, अक्वायरिंग सिक्योरिटीज, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड, ये सारा चीज इसका बिजनेस ही है। लोन देना, ठीक है, अक्वायरिंग सिक्योरिटीज को अक्वायर कर लेना, लीजिंग, हायर परचेज, इंश्योरेंस, चिट फंड, ठीक है, ये सारा इसका काम है। एक्सक्लूड क्या है? इसका काम क्या नहीं है? इंस्टीट्यूशंस हुज प्रिंसिपल बिजनेसेस एग्रीकल्चर, इंडस्ट्री, गुड्स, ट्रेडिंग, सर्विसेज और रियल एस्टेट कंस्ट्रक्शन, ये सारा काम नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। इसका पैसे से रिलेटेड जो बिजनेसेस है ना वो ये करता है, जैसे लोन देना, एडवांसेस देना, अक्वायरिंग सिक्योरिटीज, किसी का सिक्योरिटीज एक्वायर करना,
लीज करना, लीजिंग के लिए देना, हायर परचेज, इंश्योरेंस करवाना, चिट फंड वगैरह, ये सारा चीज़ जो बैंकिंग से रिलेटेड होता है, लेकिन ये बैंकिंग कंपनी है नहीं। इंक्लूड्स रेसिड्यूरी नॉन बैंकिंग कंपनी, प्रिंसिपल बिजनेसेस रिसीविंग डिपॉजिट। इसका प्रिंसिपल बिजनेस क्या है? वो रिसीव करता है डिपॉजिट। ठीक है, डिपॉजिट, डिपॉजिट कौन देता है? पब्लिक देते हैं, समझे? पैसा उठाता है, पैसा उठा के लोन देता है, पैसा उठा के लोन देता है, पैसा उठा के लोन देता है। समझ में आ रहा है? अब तुम अगर पैसा दे रहे हो, तुम अगर डिपॉजिट कर रहे हो इस कंपनी में, तुम्हारा कोई यहाँ पे हक होगा इस कंपनी में। क्या ये समझ में आ रहा है? ओके, नेक्स्ट, फॉर्मेशन ऑफ ए कंपनी। कंपनी कैसे बनते हैं? ज़्यादा नहीं है, फटाफट कंप्लीट हो जाएगा। पब्लिक कंपनी है तो 7 या फिर उससे ज़्यादा लोग को लेकर बनाओ। प्राइवेट कंपनी है तो मिनिमम 2 या फिर उससे ज़्यादा लोग लेकर बनाओ। 1% कंपनी है तो एक ही पर्सन बैठेगा। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स होता है, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी होता है, अनलिमिटेड कंपनी है। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब जहाँ पे शेयर्स होगा, कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी मतलब जो गारंटी देके चलते हैं, जो हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में एक्सप्लेन किया है। फिर अनलिमिटेड कंपनी, अनलिमिटेड कंपनी मतलब जहाँ पे मेंबर्स का लाइबिलिटी जो होता है वो अनलिमिटेड रहता है, उस कंपनी को कहा जाता है अनलिमिटेड कंपनी। ठीक है, लाइबिलिटी के बेसिस पे हम लोग अगर डिवाइड करें तो ऐसे होता है। शेयर कैपिटल के बेसिस पे अगर डिवाइड करें तो देखो, फंड रेज्ड बाय इशूइंग ओनरशिप इंटरेस्ट, उसको क्या कहा जाता है? शेयर्स। ओनरशिप इंटरेस्ट मतलब शेयर्स, तुम शेयर इशू कर रहे हो, जो खरीदेगा वो बन जाएगा ओनर। अ शेयर इज अ शेयर कैपिटल इंक्लूड स्टॉक, मूवेबल प्रॉपर्टी। स्टॉक मतलब ग्रुप ऑफ शेयर्स। ठीक है, एक शेयर होता है 2 3 4 5 7, एक बंडल जिसको कहा जाता है उसको कहा जाता है स्टॉक। टाइप ऑफ शेयर कैपिटल, किस प्रकार के शेयर कैपिटल होता है? एक होता है नॉमिनल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल, इशूड कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल, कॉल्ड अप कैपिटल, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, टेंशन मत लो। देखो, जो हम लोग कहते हैं ना, नॉमिनल, ऑथराइज्ड, रजिस्टर्ड कैपिटल, ये एक ही वर्ड है। ठीक है, अलग अलग क्वेश्चन में तुमको बोल सकते हैं। किसी क्वेश्चन में नॉमिनल बोल देगा, किसी क्वेश्चन में ऑथराइज्ड बोल देगा, किसी क्वेश्चन में रजिस्टर्ड। इसका मतलब है कि जो मैक्सिमम अमाउंट, इसका मतलब है मैक्सिमम अमाउंट जो कंपनी उठा सकता है, उसको ऑथोरिटी है उठाने के लिए पब्लिक से। ठीक है, वो होता है रजिस्टर्ड कैपिटल। इसको हम लोग बढ़ा सकते हैं लेकिन बाद में, ठीक, एसआर पास करके बढ़ाना पड़ता है, वो फ्यूचर में तुम लोग सीखोगे। लेकिन ये रजिस्टर्ड कैपिटल मतलब ये होता है कि कंपनी अगर अपने एमओए में लिख दिया, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में लिख दिया कि हाँ 200 करोड़ का कंपनी का उसका जो ऑथराइज्ड कैपिटल है, मतलब उसके पास ऑथोरिटी है सिर्फ 200 करोड़ उठाने के लिए, उतना ही उठा सकता है। इशू कैपिटल मतलब कितना उसने इशू किया, पब्लिक को कितना रिक्वेस्ट किया। इशू किया मतलब रिक्वेस्ट किया, पब्लिक मेरा शेयर खरीदो। सब्सक्राइब मतलब इतना जो रिक्वेस्ट किया, कितना शेयर पब्लिक ने सब्सक्राइब किया। कभी कभार बहुत ज़्यादा कर देते हैं सब्सक्राइब। ठीक है, जितना पकड़ लो, तुमने 200 करोड़ के लिए अप्लाई किया, पब्लिक ने तुमको 400 करोड़ दे दिया, तो तुम क्या 400 करोड़ रख सकते हो? नहीं रख सकते। कुछ को रखोगे या 200 को रखोगे, या 200 को विदाई कर दोगे, 200 को वापस सेंड कर दोगे। समझ में आ रहा है? तो सब्सक्राइब ये होता है कि कितना सब्सक्रिप्शन आया तुम्हारा। ये नेगेटिव भी हो सकता है, मतलब पकड़ लो 200 के लिए तुमने रिक्वेस्ट किया, सिर्फ 100 करोड़ आया, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है ना? उसके बाद देखो, कॉल्ड अप कैपिटल। कॉल्ड अप मतलब कितना कैपिटल वो लोग बुला रहे हैं आपको देने के लिए। ये पहले था ये नियम, अब तो ये नियम है नहीं। वैसे नियम इन सेंस कि क्या होता था कि पकड़ लो एक शेयर का पैसा, एक शेयर का प्राइस जो है अगर पकड़ लो 100 रुपये है, तो कंपनी क्या करता है 100 रुपये को पार्ट में लेता था। आज ले लिए 10 रुपये, कल ले लिए 20 रुपये, फिर ले लिए ऐसे करके लेता था अलग अलग टाइम पे, जब जब कंपनी को दरकार होता था। अब तो वह एक बार में शेयर खरीद लिया पड़ता है, राइट, शेयर मार्केट से। होता क्या, देखो कॉल्ड अप कैपिटल का मतलब होता है कितना उन्होंने बुलाया, कितना उन्होंने कॉल किया, 20 रुपये का बुलाया या फिर 10 रुपये का बुलाया, इस प्रकार से इसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। ठीक है, कंपनी ने कितना डिमांड किया, समझ में आ रहा है, उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। अगर 20 का डिमांड किया तो 20 का है कॉल्ड अप कैपिटल। इसका कैलकुलेट करके पूरा कितना उन्होंने पकड़ लो 10 करोड़ का उन्होंने कॉल्ड अप किया, सारे मेंबर से 20-20 रुपये लेकर 10 करोड़ हुआ टोटल, तो उसको कहा जाता है कॉल्ड अप कैपिटल। कितना लिया, कितना डिमांड कर रहा है कंपनी। ठीक है, एक साथ में पैसा, अब तो एक साथ में सब दे देते हम लोग, लेकिन पहले जो था ऐसे था सिचुएशन। पेड अप शेयर कैपिटल हो गया। फिर आता है इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल का मतलब होता है कि तुम्हारे कंपनी में शेयर कैपिटल 2 प्रकार के हो सकते हैं, एक होता है इक्विटी, दूसरा होता है प्रेफरेंस। ठीक है, दोनों अलग है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल में
एक फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। इक्विटी शेयर कैपिटल में कोई फिक्स रेट नहीं होता इंटरेस्ट का, जितना कंपनी अच्छा करेगा उतना कंपनी तुमको देगा। और प्रेफरेंस शेयर में जितना कंपनी अच्छा करेगा उतना तुमको देगा, ऐसा नहीं। कंपनी अच्छा किया नहीं किया तुमको एक फिक्स रेट मिलता रहेगा, उसको कहा जाता है प्रेफरेंस शेयर। तो मालिक कौन होता है कंपनी का? इक्विटी वाले। प्रेफरेंस वाले मालिक नहीं होता, ये एक प्रकार का लोन देने वाले लोग ही होते हैं। जैसे हम लोग मान के चलते हैं इक्विटी शेयर होल्डर्स ही सिर्फ ओनर ऑफ द कंपनी होता है, याद रखना। प्रेफरेंस शेयर पार्ट ऑफ इशूड कैपिटल कैरिंग प्रेफरेंशियल राइट्स, पेमेंट ऑफ डिविडेंड, फिक्स्ड अमाउंट और फिक्स्ड रेट, इसका फिक्स्ड रहता है हमेशा। रीपेमेंट ऑफ कैपिटल ऑन वाइंडिंग अप, जब वाइंड अप हो जाएगा पूरा कैपिटल वापस कर देना होता है। मतलब कंपनी तुमको इसका इंटरेस्ट तो देता रहेगा, डिविडेंड तो तुमको देता रहेगा, फिक्स रेट पे तुमको डिविडेंड मिलेगा, रेट फिक्स्ड रहेगा, इंटरेस्ट भी फिक्स्ड रहेगा, ठीक है, तुमको प्रेफरेंस शेयर्स वाले को जो मिलता रहेगा, ठीक है, डिविडेंड जो मिलेगा तुम्हारा फिक्स्ड रहेगा। कंपनी अगर कभी किसी दिन बंद हो गया, सबसे पहले तुम्हारा पैसा वापस दिया जाएगा, उसके बाद इक्विटी वालों को। कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी, कंपनी के बिजनेस से कोई रिलेटेड नहीं होता है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। कंपनी अच्छा कर रहा है नहीं कर रहा है, प्रेफरेंस शेयर वाले एकदम फिक्स्ड रेट में डिविडेंड लेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं। 2% का डिविडेंड रहे 2% का ही उसको मिलने वाला है। लेकिन इक्विटी जो है ना, उनका या कंपनी अगर बहुत अच्छा किया तो उनको 10% का भी मिल सकता है, बहुत बुरा किया तो उसको नहीं भी मिल सकता है। समझ में आ रहा है? ऐसा होता है। तो ये दो डिफरेंस है शेयर कैपिटल पे, ये तुम समझ में आ चुका है। ये इतना ही, पर वो ज़्यादा नहीं है तुम्हारे यहाँ पे। एग्जीक्यूटिव में जाओगे तो एक ये इक्विटी शेयर एक्सप्लेन करने के लिए मैं 1 घंटा लूंगा, टेंशन ना लो, ठीक है। फिर है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। कंपनी में कितने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हो सकते हैं? मिनिमम जो है वो 3 फॉर पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी के लिए 2 एंड 1% के लिए 1 ही। मैक्सिमम हो सकते हैं 15 से ज्यादा भी डायरेक्टर्स हम लोग रख सकते हैं। एसआर पास करके, जनरल मीटिंग बुला के वहां पे एक स्पेशल रेजोल्यूशन पास करके हम लोग बढ़ा सकते हैं इस लिमिट को। एक्सेप्शन, मैक्स लिमिट डजंट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनी। 8 कंपनी में कोई ऐसा लिमिट नहीं है। सेक्शन 8 मतलब वो चैरिटेबल वाले कंपनी, इसमें कोई लिमिट नहीं है, वो ज़्यादा रख सकते हैं, ठीक। रेसिडेंट डायरेक्टर कौन होता है? जो इंडिया में या तो 182 डेज रहा या फिर उससे ज़्यादा दिन रहा किसी भी एक फाइनेंशियल ईयर में, कैलेंडर ईयर में, ठीक है। किसी भी कैलेंडर ईयर में इस साल में तुम 182 डेज रहे तो तुम बन जाओगे रेसिडेंट डायरेक्टर। समझ में आ रहा है? रेसिडेंट मतलब यही में इंडिया के डायरेक्टर्स। क्या बाहर देश के डायरेक्टर्स, बाहर देश के लोग डायरेक्टर्स बन सकते हैं? आंसर है यस। फिर है वीमेन डायरेक्टर। वीमेन डायरेक्टर कौन? मतलब महिला। कंपनी में कम से कम एक वीमेन डायरेक्टर होना चाहिए। सर्टेन कंपनी, सर्टेन क्लासेस ऑफ कंपनीज, वो तुम जब कंपनी सीएस एग्जीक्यूटिव में आ जाओगे वहाँ पे तुम वीमेन डायरेक्टर का पूरा एक टॉपिक मिलेगा तुमको, ठीक है। वो है सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, ठीक है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 1, वहाँ पे बताया जाता है कौन से क्लासेस ऑफ कंपनीज है जहाँ पे वुमेन डायरेक्टर एक चाहिए होता है। एक तो डायरेक्टर तुमको महिला रखना ही होगा, वो वाले, ठीक है। कंपनीज देखेंगे हम लोग फ्यूचर में। तो सिर्फ डिफरेंस तुमको बता रहे हैं यहाँ पे। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स कैसे? फर्स्ट डायरेक्टर अपॉइंट होता है, उसके बाद सब्सिक्वेंट डायरेक्टर होता है इन जनरल मीटिंग। फर्स्ट डायरेक्टर मतलब जब पहली बार कंपनी खोलते हैं हम लोग, ठीक है, और मेमोरेंडम में जो भी सब्सक्राइब करता है वो बन जाता है फर्स्ट डायरेक्टर। इफ आर्टिकल्स डोंट नेम देम, द सब्सक्राइबर्स टू द मेमोरेंडम विल बी द फर्स्ट। इसका मतलब क्या, मैं तुमको समझाता हूँ। देखो, कोई भी कंपनी खोलता है ना, फॉर एग्जाम्पल मैंने कंपनी खोला तो मेरी कंपनी की जो डॉक्यूमेंट्स है ना, वहाँ पे मैं डायरेक्टर्स बताऊंगा कि ये डायरेक्टर रहेगा। सबसे पहले मैं अपने कंपनी के आर्टिकल्स में लिखूंगा। अगर आर्टिकल्स में ऐसा कुछ मैंने नहीं लिखा, किसी का नाम नहीं लिखा एज अ डायरेक्टर, तो जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया मेमोरेंडम को वो बन जाएगा डायरेक्टर। मतलब जिन्होंने भी पैसा लगाया तुम्हारे बिजनेस में वो बन जाएंगे डायरेक्टर्स। क्या ये समझ में आ रहा है? ये पहला फर्स्ट डायरेक्टर। सब्सिक्वेंट डायरेक्टर जनरल मीटिंग में अपॉइंट होता है, अपॉइंटेड बाय द कंपनी इन जनरल मीटिंग, ठीक है। रिक्वायरमेंट, डायरेक्टर होने के लिए क्या चाहिए होता है? हाँ, तुमको चाहिए होता है एक ही चीज, वो होता है डिन, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। क्या होता है? डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। रोटेशन ऑफ डायरेक्टर्स, क्या डायरेक्टर्स रोटेट होते हैं? हाँ जी। ईयरली जो है ना डायरेक्टर रिटायर करेंगे, अनलेस आर्टिकल से ऑल रिटायर ईयरली। एट लीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी रोटेशनल, मतलब रोटेट करेंगे। आज तुम निकले कल हम निकलेंगे, ऐसे करके 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स मस्ट बी रोटेशनल। ऑफ दिस 1/3 रिटायर ईच एजीएम, ठीक है। 2/3 डायरेक्टर्स, टोटल डायरेक्टर तुमने जितना भी कंपनी में रखा है, फॉर एग्जाम्पल इतने सारे डायरेक्टर्स तुमने कंपनी में रखा है, इसका जो 2/3 डायरेक्टर होना चाहिए वो रोटेशनल होना चाहिए। मतलब ये डायरेक्टर्स जो है ना रोटेट करके आउट होंगे, मतलब आज तुम आउट हो गए कल ये आउट हो जाएगा, इस प्रकार से कंपनी से निकलेगा। इनमें से हर साल 1/3 डायरेक्टर्स को निकलना है,
ठीक है, समझ में आ रहा है? 1/3 रिटायर ईच AGM, समझे? रिटायरिंग डायरेक्टर्स कैन बी रीअपॉइंटेड। अच्छा, ये अगर रीअपॉइंट कर सकते हैं हम लोग इन डायरेक्टर्स को, वापस रख सकते हैं हम डायरेक्टर्स को, तो इसको रिटायर क्यों करना? सिंपल चीज, लॉजिक लगाओ। कोई भी डायरेक्टर जो अगर उसको पता है कि भाई मैं तो कभी रिटायर होऊंगा ही नहीं, तो वो काम करेगा सही से नहीं। तो उसके मन में डर बना के रखने के लिए ना कंपनीज एक्ट में ऐसा उन्होंने लिखा है, बोला कि एवरी साल तुमको निकालना होगा डायरेक्टर्स को। उनको रीअपॉइंट कर सकते हो, और रीअपॉइंट कौन करेगा? पब्लिक, जिन्होंने पैसा लगाया है, मतलब मेंबर्स, मालिक लोग रीअपॉइंट करेंगे। तो तुमने अगर अच्छा काम किया तो तुमको मालिक वैसे ही रीअपॉइंट कर लेंगे, तुमने अच्छा काम नहीं किया तो तुमको रीअपॉइंट नहीं होगा। तुम समझ में आ रहा है? फिर आता है एडिशनल डायरेक्टर, जब काम बहुत ज़्यादा हो जाता है तब एडिशनल डायरेक्टर बैठता है। फिर आता है ऑल्टरनेट डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर के जगह पे किसी दूसरे डायरेक्टर को बिठा देना। कब होता है ऐसा? कोई भी डायरेक्टर इंडिया छोड़ के जा चुका है और तीन महीने हो चुका है, 3 महीने या फिर उससे ज़्यादा टाइम हो चुका है, तो उसके जगह पे किसी दूसरे डायरेक्टर को बिठाना पड़ता है। ठीक है, एब्सेंट फ्रॉम इंडिया, समझे? रिमूवल ऑफ डायरेक्टर, क्या डायरेक्टर को निकाल सकते हैं? हाँ, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करके हम लोग निकाल सकते हैं। रेजोल्यूशन 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन, दूसरा होता है स्पेशल रेजोल्यूशन। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन सिर्फ चार टाइम में हम लोग ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करते हैं। एक है ऑडिटर का अपॉइंटमेंट करना, उसका रेम्यूनरेशन रखना, डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट, रेम्यूनरेशन, ठीक है। फिर आता है तुम्हारा डिविडेंड। कंपनी में डिविडेंड जो होता है वो हमेशा OR से पास होता है, ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन से। फिर एनुअल रिटर्न वगैरह जो है उनके बारे में अगर हम लोग बात करेंगे, ऑडिटर्स रिपोर्ट, डायरेक्टर्स रिपोर्ट, कंपनी का रिपोर्ट, ठीक है, ऑडिट रिपोर्ट, वो सारा। तो ये 4 टाइम पे तुम्हारा जो है हम लोग OR पास करते हैं। तो उनमें से एक टाइम होता है जब डायरेक्टर को हम लोग निकाल फेंकते हैं, तब डायरेक्टर को निकालना फेंकना, समझ में आ रहा है? या फिर दोबारा से अपॉइंट करना, तो OR पास होता है। अच्छा, स्पेशल नोटिस दे देना, डायरेक्टर को अपॉर्चुनिटी देना मीटिंग में बात रखने के लिए कि क्यों उसको निकाला जा रहा है ना, उसको भी सुनना है, उसको भी सुनने का, बोलने का मौका देना मीटिंग में। ठीक है, ये समझ में आ चुका है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर आता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन है सर? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब देखो, कंपनी में बहुत सारे डायरेक्टर्स रहते हैं, लेकिन एक डायरेक्टर ऐसा होगा जो होगा इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बाहर से हम लोग डायरेक्टर लेकर आते हैं नज़र रखने के लिए, कंपनी के डायरेक्टर सही से काम कर रहे हैं कि नहीं, उसके लिए, समझे? रिमूव्ड ओनली बाय स्पेशल रेजोल्यूशन, बस अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को स्पेशल रेजोल्यूशन से ही पास निकाल सकते हो तुम। स्पेशल रेजोल्यूशन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में डिफरेंस क्या होता है? डिफरेंस सिर्फ यही होता है, देखो, स्पेशल रेजोल्यूशन मतलब क्या, वोटिंग से निकालोगे उसको। रेजोल्यूशन जब पास होता है तो वोट होते हैं, तो वोटिंग में क्या होता है, यहाँ पे निकालने के लिए तुमको 75% वोट चाहिए होता है। 75% यस आ गया तो निकाल सकते हो, वरना नहीं निकाल सकते। लेकिन ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन जो है ना, वहाँ पे सिर्फ 50 से ज़्यादा चाहिए होता है, मतलब 50.1 वोट भी अगर मिल गया तो हो जाता है तुम्हारा, तुमको निकाल सकते हैं हम लोग। तो ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन में सिर्फ मेजॉरिटी चाहिए होता है। मेजॉरिटी कैसे तुमको मिलेगा? 50 से ज़्यादा, 50 से मोर देन 50 तुम लेकर आ जाओ वोट, तो मेजॉरिटी हो जाता है। लेकिन स्पेशल रेजोल्यूशन जो होता है वो 75% वोट लाना होता है, तब कोई रेजोल्यूशन पास होता है। ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास हो सकता है मेजॉरिटी से, मेजॉरिटी लाओ तो पास हो जाएगा, और अगर स्पेशल रेजोल्यूशन है तो 75%। तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को निकालना इतना आसान नहीं है। 75% लोगों ने अगर बोला निकालो तभी जाके, समझे ना बाबू? फिर देखो, वैकेंसी क्रिएटेड कैन बी फिल्ड एट द सेम मीटिंग। जिस दिन वैकेंसी क्रिएट हुआ उसी दिन किसी नए डायरेक्टर को बिठाओ, न्यू डायरेक्टर होल्ड ऑफिस फॉर द रिमाइंडर ऑफ रिमूव डायरेक्टर। ठीक है, निकालो और बिठाओ सेम मीटिंग। मीटिंग ऑफ द बोर्ड, मीटिंग ऑफ द बोर्ड, सेक्शन 173। फर्स्ट मीटिंग कब होता है पता है? बोर्ड का 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन के साथ साथ, मतलब जिस दिन इनकॉर्पोरेट हुआ, जन्म लिया, कंपनी खोला, उसको कंपनी खोला, अपने आप को रजिस्टर किया, बर्थ लिया, इनकॉर्पोरेट हुआ, उसके 30 दिन के अंदर अंदर तुमको एक फर्स्ट मीटिंग रखना होता है। उसके बाद जितने भी मीटिंग होंगे ना फ्यूचर में, सबको हम लोग कहेंगे सब्सिक्वेंट मीटिंग। साल में ये हम लोग, साल में देखो 4 मीटिंग एवरी ईयर होना चाहिए, 4 मीटिंग। अब ये मीटिंग ऑफ द बोर्ड है भाई, याद रखना, मीटिंग ऑफ द बोर्ड। ये जनरल मीटिंग के बारे में नहीं बोल रहे हम लोग। मीटिंग 2 प्रकार के हो सकते हैं,
एक तो बोर्ड मेंबर्स 4 5 6 7 16 15 जितने भी बोर्ड मेंबर्स हैं उनके बीच में मीटिंग जो है उसको हम लोग कहते हैं बोर्ड मीटिंग। और ये लोग मिलके जब सारे हमारे शेयर होल्डर्स मेंबर्स मालिक लोगों के साथ बैठ के जब मीटिंग करते हैं उसको हम लोग कहते हैं जनरल मीटिंग। उसको हम लोग कहते हैं जनरल मीटिंग, समझे? जो यहाँ पे है शेयर होल्डर्स मीटिंग, यह है बोर्ड मीटिंग। बोर्ड मीटिंग साल में 4 बार होना ही चाहिए। सब्सिक्वेंट मीटिंग 4 मीटिंग होगा एवरी कैलेंडर ईयर में, और गैप जो है वो 120 डेज या फिर उससे कम, ठीक है? मीटिंग्स में गैप, मीटिंग्स के बीच में जो गैप होगा। ओपीसी स्मॉल कंपनी डोरमेंट कंपनी के लिए बोला गया एक मीटिंग कर लो हाफ ऑफ द कैलेंडर ईयर, मतलब 6 महीने में एक मीटिंग कर लो तुम, ठीक है? गैप कितना बिटवीन मीटिंग्स, गैप बिटवीन मीटिंग्स 90 डेज, मोर देन 90 डेज इक्वल्स टू 90 डेज। फिर सेक्शन 8 कंपनी एटलीस्ट 1 मीटिंग एवरी 6 कैलेंडर मंथ, ठीक है? मतलब वही हाफ ईयर में तुमको एक मीटिंग, मतलब 6 महीने में एक मीटिंग तुमको करना है। पार्टिसिपेशन इन पर्सन और वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग अदर ऑडियो विजुअल मीन्स हो सकता है। बोर्ड के लिए बोला जा रहा है, ठीक है? अच्छा, ये जो नंबर ऑफ मीटिंग है ना, ये मिनिमम बोल रहे हैं ये लोग। मतलब ऐसा नहीं कि तुम सिर्फ इतना ही मीटिंग करोगे, तुम 1000 मीटिंग करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन समझ में आ रहा है, 1000 मीटिंग करो, कोई कुछ नहीं बोलेगा। 1000 मीटिंग करो तुम, कोई टेंशन वाली बात नहीं। मिनिमम इतना तो करो ही मीटिंग, ठीक है? कोरम कम से कम 2 डायरेक्टर चाहिए होता है, 1/3 ऑफ द टोटल या फिर 2 डायरेक्टर, विच एवर इज हायर। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है, सेक्शन 174 क्या कहता है पता है? बोलो कि जो कोरम होगा ना, कोरम मतलब सर, कोरम मतलब मिनिमम डायरेक्टर्स जितना रहेगा मीटिंग में पकड़ लो एक ही बंदा है, 2 बंदे बैठे हैं, तो कौन सा मीटिंग हो गया? वो मीटिंग हो ही नहीं पाएगा। पकड़ लो तुम्हारे कंपनी में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 डायरेक्टर्स हैं, उसका 1/3 निकालो, कितना होगा? उसका 1/3 निकालोगे तो तुमको इतना मिलेगा, 3.33 ऐसे मिलेगा, 1/3 ऑफ 10, ठीक है? तो नॉर्मली ऐसे 3 क्या मतलब पॉइंट में इंसान कैसे आएगा? तो इसको हम लोग ओवरऑल जो है ना वो 4 पकड़ेंगे, मिनिमम है 4, तो 4 तुमको चाहिए होगा मीटिंग में, या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज मोर कौन सा है? मोर तो यही है, तो यही होगा। अगर लो तुम्हारे कंपनी में सिर्फ 5 ही डायरेक्टर है, 1 2 3 4 5, 1/3 ऑफ 5, 5 ही डायरेक्टर है, बताओ ना। हाँ जी, 5 ही डायरेक्टर है, तो इसका 1/3 कितना आएगा? 1/3 आएगा तुम्हारा 1.67 ऐसा कुछ आएगा। तो इसको 2 पकड़ो, तो मिनिमम 2, ठीक है? 2 या फिर 2, 1/3 में 2 निकला या फिर 2 डायरेक्टर विच एवर इज हायर, तो दोनों में से कोई भी एक हो सकता है। अगर इससे भी कम हो तो तुम्हारा फाइनली डायरेक्टर निकलेगा 1, तब भी तुमको मिनिमम 2 डायरेक्टर चाहिए होगा, विच एवर इज हायर। समझ में आ रहा है? तो यही बात है, मिनिमम तो 2 डायरेक्टर चाहिए होंगे मीटिंग के लिए। या फिर अगर तुम्हारा टोटल डायरेक्टर्स बहुत ज़्यादा है तो 1/3 करेंगे हम लोग, नॉर्मली 1/3 करेंगे, ठीक है? जितना आएगा जितना होगा उतना तुमको बुलाना पड़ेगा, 1/3 या फिर 2 डायरेक्टर मिनिमम विच एवर इज हायर। तो मीटिंग में तो 2 डायरेक्टर्स के बिना मीटिंग हो ही नहीं सकता, तो इसलिए इन्होंने बताया और 2 डायरेक्टर्स। 1/3 करोगे तो तुमको ज़्यादा ही मिलेगा, 4 मिलेगा, तो 4 को बुलाओ, 2 को क्यों बुलाना? 4 को बुलाना है। तो ये कोरम चाहिए होता है, अगर मीटिंग करना है तो कोरम चाहिए होता है, ठीक है? इतना मिनिमम मेंबर्स डायरेक्टर्स जो है उनको आना पड़ता है मीटिंग के लिए। फिर आएगा तुम्हारा शेयर होल्डर्स मीटिंग, शेयर होल्डर का मीटिंग। जो शेयर होल्डर मीटिंग करते हैं ना भाई मेरे, वहां पे मीटिंग का डेफिनेशन समझ में आ रहा है? जहां पे शेयर होल्डर्स मीटिंग करेंगे, यूजुअली 2 या फिर उससे ज्यादा। अच्छा, यहाँ पे पढ़ने लायक है तुम्हारा ये सेक्शन 96, कंपनी में जो फर्स्ट मीटिंग होता है, फर्स्ट मीटिंग के बारे में लिखे है, देखो 96 में क्या बताया? मैंडेटरी मस्ट बी हेल्ड एवरी ईयर, एजीएम। ये बहुत बड़ा एक्सप्लेनेशन है और बहुत हॉट टॉपिक है ये वाला एग्जीक्यूटिव में, ठीक है? यहाँ पे देखो सेक्शन 96 से एजीएम मतलब मस्ट बी हेल्ड एवरी ईयर, साल में एक बार तो एजीएम होना ही है। कब होना है? वंस पर कैलेंडर ईयर, साल में एक बार एजीएम होगा। एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग, साल में एक बार एनुअली जनरल मीटिंग होना। कब होना है? विद इन 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड गैप बिटवीन 2 15 मंथ। मतलब ये है कि जैसे तुम्हारा फाइनेंशियल ईयर एंड होता है, किसी भी कंपनी का फाइनेंशियल ईयर एंड होता है मार्च में, अप्रैल से फिर नया साल शुरू होता है, ठीक है ना? अप्रैल से नया साल शुरू होता है, तो ये मार्च में एंड हुआ, इसके 6 महीने के अंदर अंदर
तुमको एजीएम करना होता है। ये जो साल खत्म हुआ ना, इस साल का एजीएम, इस साल के बारे में तुमको डिस्कस करोगे तुम एजीएम में, जो साल खत्म हुआ। एजीएम में हम लोग डिस्कस कैसा प्रॉफिट हुआ, कितना लॉस हुआ, कितना अच्छा हुआ, कितना कितना बुरा हुआ इस फाइनेंशियल ईयर जो खत्म हुआ मार्च में, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। 6 महीने के अंदर अंदर मीटिंग करो। जिस दिन साल खत्म हुआ उसके 6 महीने के अंदर अंदर, 6 मंथ फ्रॉम द फाइनेंशियल ईयर एंड, ठीक है। और 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेक्स्ट साल फिर से एजीएम करोगे तो 2 एजीएम के बीच में जो गैप होगा ना, वो 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मिनिमम मतलब मैक्स टू मैक्स 15 महीने ही हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। क्या है, समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 15 मंथ्स, ठीक है। 2 एजीएम के बीच में गैप 15 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। टाइम प्लेस बता दो। टाइम प्लेस है 9 से 6, ये है बिजनेस आवर्स। 9 से 6 को हम लोग कहते हैं बिजनेस आवर्स। नेशनल हॉलीडे में नहीं हो सकता, इसके अलावा किसी भी दिन बुला लो। रजिस्टर्ड ऑफिस में हो सकता है, या फिर किसी भी सिटी टाउन एंड विलेज में रख दो, जिस सिटी टाउन एंड विलेज में उसका रजिस्टर्ड ऑफिस है। पकड़ लो कलकत्ता में है हमारा रजिस्टर्ड ऑफिस हमारे कंपनी का, तो कलकत्ता क्या है, सिटी टाउन, उस विलेज जिस भी एरिया में मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस हो कलकत्ता में, तो वहां पे रख दो। फॉर एग्जाम्पल मेरा विलेज, सुनना, मेरा जो रजिस्टर्ड ऑफिस है ना वो डिमापुर टाउन में है। डिमापुर टाउन नागालैंड का एक पार्ट है, डिमापुर टाउन में है मेरा रजिस्टर्ड ऑफिस। तो वहाँ पे रखो ना मीटिंग। तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस जहाँ पे होगा वहीं पे तुमको रखना होगा मीटिंग, समझे? रजिस्टर्ड ऑफिस में रख दो। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस बहुत छोटा जगह है तो तुम उसी सिटी टाउन एंड विलेज में रखो जहाँ पे तुम्हारा रजिस्टर्ड ऑफिस है, समझे बाबू? अच्छा, उसके बाद ज़्यादा नहीं है, ख़त्म हो जाएगा, सांस लेते रहो। बिजनेस एट एजीएम। ऑर्डिनरी बिजनेस जो मैंने तुमको बताया था, 2 प्रकार के होते हैं भाई मेरे, ऑर्डिनरी एंड स्पेशल। जो ऑर्डिनरी नहीं है वो सारे स्पेशल। याद रखना ये भजन, जो ऑर्डिनरी नहीं है वो सारे स्पेशल, जो ऑर्डिनरी नहीं है वो सारे स्पेशल। ऑर्डिनरी कौन से? ये 4 ही है जो ऑर्डिनरी है। पहला डिविडेंड, उसके बाद बोर्ड एंड ऑडिटर का रिपोर्ट, ठीक है, उसके बाद डायरेक्टर को अपॉइंट करो या फिर उसको रिप्लेस करो, या उसके बाद अपॉइंट करो एंड फिक्स करो ऑडिटर का रेम्यूनरेशन। ये 4 ही है जो है ऑर्डिनरी बिजनेस। मतलब यहाँ पे इन सारे मैटर में तुमको सिर्फ 50 से ज़्यादा वोट चाहिए होगा, मेजॉरिटी चाहिए होगा। 50 से ज़्यादा, मोर देन 50 चाहिए होगा, मोर देन 50 चाहिए होगा। मोर देन 50 तुम लाए, मोर देन 50 तुमने लाया और तुमको क्या मिल गया बताओ? मोर देन 50 तुमने लाया, तुमको क्या मिल गया बताओ? बताओ। हाँ मिल गया, यस मिल गया। 50% ने हाँ बोल दिया तो हो जाएगा, डिविडेंड डिक्लेयर हो जाएगा, डायरेक्टर निकाल दिया जाएगा, ऑडिटर को निकाल दिया जाएगा। यह समझ में आ रहा है? ये सारा चीज़। फिर है स्पेशल बिजनेस, जो भी ऑर्डिनरी बिजनेस नहीं है, बाकी सारे मैटर जो होंगे ना, ये क्या है? मैटर ही तो है। ये मैटर कहाँ पे डिस्कस होता है? एजीएम में, स्पेशली एजीएम में डिक्लेयर होता है, बिजनेस एट एजीएम। और बाकी जितने भी मैटर्स होंगे ना वो स्पेशल बिजनेस। इतना ही तुमको याद रखना है। अगर तुम्हें फेल हो गए करने में, पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट, सेक्शन 99, सेक्शन 99 क्या कहता है? पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। एजीएम नहीं तुमने होल्ड किया, फेलियर टू होल्ड एजीएम, तो कंपनी के ऊपर फाइन लगाएगा 1 लाख प्लस फर्दर फाइन 5,000 पर डे, जितना दिन तुम एजीएम नहीं करोगे। पकड़ लो तुम्हारा डेट आ चुका है एजीएम का, तुमने ये 15 महीने, 15 महीने, 6 महीने ये पूरा कैलकुलेट करके निकाला, तुमने देखा कि भैया 5 अक्टूबर में मेरा एजीएम हो जाना चाहिए, समझे? हाँ जी, हो जाना चाहिए। अक्टूबर तो सर बहुत लेट हो जाएगा। अप्रैल में तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, अक्टूबर तो लेट हो जाए, 6 महीने के बाद हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6, हाँ तो क्या करेंगे? अगस्त में रखते हैं। हाँ अगस्त में। अगला 5 अगस्त को तुम्हारा क्या है? एजीएम का डेट। नहीं रखे तुमने एजीएम, तो 1 लाख का फाइन लगाएंगे और 5,000 पर डे, जब तक तुम एजीएम ना बुला लो तब तक पर डे 5,000 का फाइन लगाते रहेंगे, समझे? नेक्स्ट आता है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, सेक्शन 135। बहुत ब्यूटीफुल है। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होता है? कंपनी को ना सोसाइटी को देखना होता है। तो सोसाइटी मतलब सोसाइटियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो तुमको कुछ पैसे जो है तुमको सोसाइटी में इन्वेस्ट करना होता है।
सर सारे कंपनीज को करना होता है? नहीं। कौन से कंपनीज को? जिनका नेट वर्थ, कंपनी का नेट वर्थ 500 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, जिसका टर्नओवर 1000 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो, जिसका नेट प्रॉफिट 5 करोड़ या फिर उससे ज़्यादा हो। इनमें से कोई भी एक अगर तुमने सेटिस्फाई कर लिया तो तुमको कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी करना ही होगा। ठीक है। जिस साल तुमने ये टच किया उसके नेक्स्ट साल प्रीसीडिंग, इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, नेक्स्ट साल तुमको करना होगा ड्यूरिंग द इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। मतलब पकड़ लो आज चल रहा है 2025, ठीक है। 2025 आने से पहले क्या था? 2024 था, 2024 था, 2024 था, फिर था 2023, है ना। 2023 से लेकर 2024 तक एक साल, 2024 से लेकर 2025 तक एक साल, है ना। तो इस साल में 2024 में अगर तुमने ये वाला रीच कर लिया किसी भी एक, तो अगले साल जो है 2025 को तुमको क्या करना है? CSR करना है। CSR, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्या ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। CSR कमेटी भी बिठाना है? हाँ, कमेटी भी बिठाओ। कमेटी क्या करता है सर? कमेटी देखता है कि तुमने CSR अच्छे से किया है कि नहीं, कितना मेंबर्स बैठेंगे यहाँ पे। मस्ट कॉन्स्टिट्यूट अ बोर्ड कमेटी जहाँ पे कम से कम 3 डायरेक्टर हो, 3 डायरेक्टर या फिर उससे ज़्यादा डायरेक्टर हो, इनमें से एक को इंडिपेंडेंट होना होगा, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना होगा। जैसे तुमको बताया नहीं था मैंने, कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी बैठते हैं। क्यों बैठते हैं सर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर? क्योंकि ये नज़र रखता है बाकी डायरेक्टर के ऊपर कि वो लोग काम कर रहे कि नहीं सही से, इसलिए तो इसका नाम है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। एक्सेप्शन, इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर इज नॉट रिक्वायर्ड, अगर तुम्हारा एक्सेप्शन में निकल जाता है कि सारे कंपनीज को CSR कमेटी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कंपनीज है जिनको CSR कमेटी की रखने की ज़रूरत है, ठीक है। अब कौन सी कंपनी है मैं तुमको बताता हूँ। एक्सेप्शन, इफ CSR अमाउंट, CSR का अमाउंट मतलब जितना तुम टोटल कैलकुलेट करोगे ना, कितना तुमको अमाउंट पेमेंट करना है, मतलब CSR में इन्वेस्ट करना है, वो अमाउंट अगर 50 लाख से कम है, 50 लाख या फिर उससे कम है, 50 इक्वल टू या फिर उससे कम, 50 लाख या फिर उससे कम है, तो कमेटी की कोई ज़रूरत नहीं है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए जहां पे नॉट रिक्वायर्ड। एक्सेप्शन, इफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नॉट रिक्वायर्ड देन 2 डायरेक्टर रखने से चलेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कौन से वो मोमेंट्स है जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं चाहिए होंगे, वो बहुत बड़ा डिस्कशन है, वो डिस्कशन एग्जीक्यूटिव में देखोगे, यहाँ पे तुमको ज़्यादा दिमाग में घुसाएगा नहीं, ठीक है। नॉर्मली 3 डायरेक्टर मिनिमम, उनमें से एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अगर इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हारे कंपनी के ऊपर एप्लीकेबल ही नहीं है, देखो ये इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो होता है ना, ये सारे कंपनी में नहीं बैठता। जो कंपनी को एप्लीकेबिलिटी होता है, जो कंपनी कोई रूल्स एंड रेगुलेशन जो है ना वो सेटिस्फाई कर लेता है, कोई लिमिट जो है वो उसमें आ जाता है, तो उनमें इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बैठता है। तो अगर तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है तब ना जाके तुम रखोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर तुम्हारा कमेटी में। अगर तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ही नहीं, नॉट रिक्वायर्ड नहीं है, तो तुम कैसे रखोगे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को? और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कोई भी मन मर्जी से नहीं रख सकता, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है तुम्हारा कंपनी, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का एक सेक्शन होता है, यहाँ पे नहीं है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में बताया नहीं है। देखो एक बार, फिर से एक बार देख लूँ, नहीं बताया इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में, ठीक है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के बारे में नहीं बताया। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर जो है वो चंद कंपनीज में होते हैं, वो कंपनीज का रिक्वायरमेंट वगैरह वो तुम अगले क्लास में देखोगे। अगले क्लास मतलब ये फ्यूचर एग्जीक्यूटिव में देखोगे। अगर तुम्हारे कंपनी में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट ही नहीं है तो तुम 2 डायरेक्टर बिठाओगे। अगर रिक्वायरमेंट है तो उनमें 3 डायरेक्टर बिठाओगे, उनमें से एक होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये मिनिमम है, मिनिमम इतना बैठना चाहिए, मस्ट। इससे भी ज़्यादा बैठ सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। और कमेटी किसको नहीं चाहिए होगा? अगर तुम्हारा CSR अमाउंट ही ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 50 लाख या फिर उससे कम है, तो तुमको कोई कमेटी वमेटी बिठाने की ज़रूरत नहीं है, बोर्ड ही कर लेगा जो भी करना है। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है ना, वही कर लेंगे। तो सर कमेटी कौन होता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स चंद लोगों को बिठाते हैं, उनको कहा जाता है, एक कमेटी बनाते हैं डायरेक्टर्स का, ठीक है। वो अलग कमेटी होता है जो CSR का ही एक्टिविटी देखता है। समझ में आ रहा है? ऐसा अलग से बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर 50 लाख तक के ही तुम्हारा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा तो 50 लाख या फिर उससे कम। कमेटी का फंक्शन क्या है? कमेटी करता क्या है? वो फॉर्मुलेट करेगा, रेकमेंड करेगा क्या क्या करना चाहिए CSR में, रेकमेंड CSR एक्सपेंडिचर अमाउंट की, कितना तुम खर्चा करना चाहिए, मॉनिटर CSR पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन की, कैसे इंप्लीमेंट होगा CSR, वो देखेगा। इंप्लीमेंट वगैरह CSR है क्या सर? ये है दान पेटी करना,
सोसाइटी में दान लगाना। अब CSR जो है वो कुछ ऐसे एरियाज है जहाँ पे तुम CSR कर सकते हो। गवर्नमेंट ने बता रखा कि ये इन एरियाज में तुम अगर इन्वेस्ट करोगे, मतलब पैसा लगाओगे, तो ये हम लोग CSR एक्टिविटी मानेंगे। क्या कहते हैं? CSR एक्टिविटी। ठीक है। और किन कंपनी में CSR लागू 100% है? ये सारे कंपनीज में। क्या समझ में आ रहा है? इन कंपनीज को CSR करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्या समझ में आ गया? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ेंगे हम लोग। फिर है बोर्ड का ड्यूटी। बोर्ड क्या करेगा? ये जो तुम्हारा कमेटी है ना, ये पूरा प्लान बनाएगा। प्लान बना के बोर्ड को देगा कि ये करना चाहिए CSR में, और बोर्ड क्या करेगा? उसको अप्रूव करेगा CSR पॉलिसी को। समझा? डिस्क्लोज कमेटी कॉम्पोजिशन एंड बोर्ड रिपोर्ट। उसको जो बोर्ड रिपोर्ट देगा वहाँ पे कमेटी का कॉम्पोजिशन भी बताएगा कि इतना इतना कॉम्पोजिशन है कमेटी में, मतलब ये मेंबर्स बैठे। ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। इंश्योर कंपनी स्पेंड। कंपनी कितना स्पेंड करेगा? मोर देन या फिर इक्वल टू 2% ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट इन द लास्ट 3 प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर। पिछले 3 साल में तुमने जितना प्रॉफिट किया, जितना नेट प्रॉफिट किया, सिर्फ प्रॉफिट के बारे में बोल रहा है, नेट प्रॉफिट किया पिछले 3 साल में, उसका हम लोग कैलकुलेट करेंगे 2%। 2% तुम 2% मिनिमम दो, या फिर इससे ज़्यादा तुम्हारा मर्जी है तो इससे ज़्यादा दे सकते हो, लेकिन 2% मिनिमम देना हो। इतना तुमको इन्वेस्ट करना है CSR में। CSR में एक्टिविटी में तुमको लगाना है। अगर तुम नहीं कर पाए, स्पेंड नहीं कर पाए, CSR नहीं बना पाए, तो तुम बोर्ड रिपोर्ट में बताओ कि तुमने क्यों नहीं बना पाए। और जो अनस्पेंड अमाउंट है ना, अनस्पेंड अमाउंट है, पकड़ लो। फॉर एग्जाम्पल तुमने पूरा कैलकुलेट किया, तुमने देखा कि भैया 20 करोड़ का तुमको CSR करना है, और तुम जिस एक्टिविटी में तुमने सिलेक्ट किया, एक्टिविटीज तो बताया है गवर्नमेंट ने, जो भी एक्टिविटीज तुमने सिलेक्ट किया, उस एक्टिविटी में तुम इन्वेस्ट करने के टाइम में तुमने देखा सिर्फ 17 करोड़ ही इन्वेस्ट कर पाए, इससे ज़्यादा तुम इन्वेस्ट नहीं कर पाए। तो तुम क्या करोगे पता है? वो बाकी जो 3 करोड़ बच चुका है, 3 करोड़, वो तुम अनस्पेंट CSR अकाउंट में 30 दिन के अंदर अंदर डाल दोगे। किसी भी ऑनगोइंग प्रोजेक्ट का पैसा बच चुका है, तुम इन्वेस्ट ही नहीं कर पाए क्योंकि लगा ही नहीं, तो 30 दिन के अंदर अंदर तुमको अनस्पेंट CSR अकाउंट में वो डाल देना होता है। ठीक है। और ये जो कहाँ, मतलब इन्वेस्ट करना है, कहाँ पे करें? शेड्यूल 7 में लिखा है इन्वेस्ट कहाँ पे करना है। ठीक है। और ये जो अमाउंट तुमने भेजा है ना, 3 करोड़ का अमाउंट तुमने कहाँ पे रखा है? अनस्पेंट CSR अकाउंट में तुमने जो रखा है, उसको तुमको 3 साल में स्पेंट विद इन 3 फाइनेंशियल ईयर फ्रॉम ट्रांसफर, मतलब अगले 3 साल में इसको यूज कर लेना है। ठीक है। किस में यूज करेंगे? CSR एक्टिविटी में ही यूज करना है। अगर तुमने यूज नहीं किया, वो जो पैसा तुमने ट्रांसफर किया अनस्पेंट CSR अकाउंट में, तुमने यूज नहीं किया 3 फाइनेंशियल ईयर में, अगले नेक्स्ट 3 सालों में तुमने यूज नहीं किया उस पैसे को, तो वो पैसा 3 साल के बाद जो अनस्पेंट पैसा है वो सीधा चला जाएगा शेड्यूल 4 में, जहाँ पे लिखा है वहाँ पे स्पेशल चीज लिखा है, वो है PM रिलीफ फंड। वहाँ पे तुम्हारा चला जाएगा विद इन 30 डेज ऑफ द 3rd ईयर एंडिंग। 3 साल जैसे खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर। समझे? बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो, कोई ऑनगोइंग प्रोजेक्ट चल रहा है, ऑनगोइंग प्रोजेक्ट मतलब किसी प्रोजेक्ट में तुम काम कर रहे हो, CSR वाला प्रोजेक्ट में तुम काम कर रहे हो। ठीक है। प्रोजेक्ट में तुम काम कर रहे हो, पैसा तुमने इन्वेस्ट किया 20 करोड़, तुमने प्लान बनाया इन्वेस्ट करना है, पूरा कैलकुलेट लगा के किया ये 2% का, देखा तुमने सिर्फ 17 करोड़ ही तुम यूज कर पाए, तो क्या करोगे तुम? प्रोजेक्ट खत्म हुआ, पूरा बंद हुआ, 30 दिन के अंदर अंदर, 30 डेज के अंदर अंदर पूरा पैसा जो है 3 करोड़ डाल दो। कहाँ पे डालना है? अनस्पेंट CSR अकाउंट में डाल दो 30 दिन के अंदर अंदर। और ये पैसा, ये जो 3 करोड़ है, ये तुमको यूज कर लेना है। ये तुमको यूज कर लेना है। कब तक यूज करेंगे सर? अगले 3 साल, 3 ईयर्स तक यूज कर लेना। अगर नहीं कर पाए तो जिस दिन ये 3 साल खत्म होगा उसके 30 दिन के अंदर अंदर ये पूरा पैसा चला जाएगा शेड्यूल 7 में, जहाँ पे लिखा है, वहाँ पे लिखा है PM रिलीफ फंड, PM रिलीफ फंड में चला जाएगा। समझे? खत्म। इतना ही है, इतना याद रखो। फिर है एक्सेस स्पेंडिंग। अगर तुमने ज़्यादा स्पेंड कर दिया, इस साल तुमने ज़्यादा, तुम्हारा प्लान था 20 करोड़ का लेकिन तुमने 25 करोड़ स्पेंड कर दिया,
तो 5 करोड़ का जो तुमने ज़्यादा स्पेंड किया ना, वो नेक्स्ट ईयर तुमने उसको कैरी फॉरवर्ड कर लेना है। नेक्स्ट ईयर तुम अगर तुम्हारा 15 करोड़ का तुम्हारा एक्सपेंडिचर होना चाहिए CSR में, तो तुम 10 करोड़ का करो, क्योंकि तुमने पिछले साल 5 करोड़ एक्स्ट्रा किया था। एक्सेस स्पेंडिंग कैन बी सेट ऑफ अगेंस्ट फ्यूचर CSR स्पेंडिंग, समझे? अगर तुमने सही से नहीं कर पाए तो पेनल्टी लगेगा कंपनी के ऊपर एंड जो ऑफिसर डिफॉल्ट है उसके ऊपर। कंपनी के ऊपर होगा ट्वाइस द रिक्वायर्ड अमाउंट। जितना भी तुमको इन्वेस्ट करना था CSR में, पकड़ लो 20 करोड़ तुमको इन्वेस्ट करना था CSR में, उसका डबल अमाउंट तुमको पेमेंट करना पड़ेगा, या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लेस, तो 1 करोड़ लेस है तो 1 करोड़। तो समझ में आ रहा है? मैक्सिमम मिनिमम तुमको 1 करोड़ तो देना ही है। अगर इससे कम है और 1 करोड़ विच एवर इज लेस, अगर मतलब तुम्हारा CSR अमाउंट ज़्यादा है तो 1 करोड़ दे दो। अगर CSR अमाउंट कम है तो वो दे दो। अगर पकड़ लो CSR तुम्हारा 20 लाख ही निकलता है तो उसका दुगना तुमको देना होगा, मतलब 40 लाख तुमको पेनल्टी भरना होगा, ठीक है? या फिर 1 करोड़ विच एवर इज लेस। लेस कौन सा है? लेस 40 करोड़ है, 40 लाख है, तो वही तुमको दे देना होगा। डिफॉल्टिंग ऑफिसर जो है उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगा 1/10 का, 1/10 ऑफ द रिक्वायर्ड ट्रांसफर अमाउंट और 2 लाख विच एवर इज लेस। तो 1/10 कैलकुलेट करके देखेंगे, ट्रांसफर जितना करना था, पकड़ लो 20 लाख करना था, उसका 1/10 करके देख लेंगे कितना निकलता है पैसा, उतना पैसा या फिर 2 लाख, जो भी लेस हो। ये पैसा निकालने के बाद देखेंगे ना कितना है, और 2 लाख जो भी लेस हो वो अमाउंट तुमको डिफॉल्टिंग ऑफिसर एज अ पेनल्टी भरेगा, ठीक है? ओके, फिर है बिजनेस एथिक, जो हम लोग देख रहे थे इतना टाइम। बिजनेस एथिक डेफिनेशन, अप्लाइंग जनरल एथिकल आइडियाज टू बिजनेस बिहेवियर एंड डेफिनेशन। एथिक्स प्रोमोट, इंपॉर्टेंस क्या है? प्रोमोट्स गुड टू सोसाइटी, मतलब बिजनेस करने में तुम्हारा एथिक्स चाहिए हो। विदाउट एथिक्स कैसे चलेगा, है ना? बिजनेस करने में तुमको एथिक्स चाहिए होता है। तो तुम क्या एथिक्स अगर तुम यूज करोगे तो तुम प्रोमोट करोगे गुड टू द सोसाइटी, इंप्रूव प्रॉफिटेबिलिटी, फॉस्टर्स बिजनेस रिलेशन, एम्प्लॉय का प्रोडक्टिविटी, बिल्ड ट्रस्ट, ठीक है? प्रिंसिपल्स ऑफ बिजनेस एथिक्स, सैक्रेडनेस ऑफ मीन्स एंड एंड, मतलब यूज प्योर मीन्स टू अचीव गुड एंड, गुड गोल्स, डोंट जस्टिफाई रॉन्ग मेथड, डू नॉट डू एनीथिंग इवल, प्रोपोर्शनलिटी, मतलब जज एक्शन फेयरली, पूरा फेयर रहना, ठीक है? नॉन कोऑपरेशन इन इवल्स, इवल चीजों में कोऑपरेट नहीं करना। तो ये होमवर्क है, ये वाला पोर्शन एकदम बेसिक चीज है, तो जो तुमको रीड करना है, और ये भी तुमको रीड करना है। मैंने बहुत अच्छे से ड्राफ्ट कर रखा है, तुमको रीड करने में कोई दिक्कत नहीं होगी, ये रीड होगा। यहाँ पे तुम्हारा पूरा चैप्टर खत्म होता है भाई मेरे। ये 2 जो है चीज है एकदम जनरल चीजें हैं जो तुमको रीड करना है। आज का वीडियो यहीं तक, और यहीं में खत्म हो जाता है पूरा ये चैप्टर। आज के वीडियो में यहीं तक रखेंगे। कोई भी दिक्कत है, डाउट है तो जरूर पूछ लेना कमेंट सेक्शन में। आज के वीडियो में इतना ही भाई मेरे। थैंक यू सो मच एवरीवन, हैप्पी लर्निंग गाइस, बाय बाय एंड टेक केयर।